जय महाकाल। चालू करते हैं। आज हम लोग का बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेस का लेक्चर है। ठीक है, तो आज हम लोग तो क्या करना है, आज हम लोग तो करना है ओडी साइड के बारे में। ओडी साइड और दो तीन चार छोटे लेक्चर्स करते, यानी छोटे छोटे टॉपिक्स करने हैं। तो ये है ओडी साइड के बारे में, चालू करते हैं। तो ओडी साइड है क्या, हम लोग तो पता है कि जब एक डीएनए लेता है तो उसमें किसी भी चीज़ की इंफॉर्मेशन किसमें लेती है, न्यूक्लियोटाइड के अरेंजमेंट में लेती है, न्यूक्लियोटाइड के पेयर्स के अरेंजमेंट में लेती है। और उनसे हम लोग क्या बोलते हैं, सीक्वेंस बोलते हैं। तो डीएनए है ये। तो डीएनए में यहाँ पे कौन अरेंज लेता है, यहाँ पे न्यूक्लियोटाइड अरेंज लेते हैं। न्यूक्लियोटाइड के पेयर अरेंज लेते हैं। ए हमेशा टी के साथ जुड़ा हुआ अरेंज लेता है और जी हमेशा सी के साथ जुड़ा हुआ अरेंज लेता है। तो अगर रेप्लिकेशन करना है तो रेप्लिकेशन चालू करने के लिए कोई तो पाथ होगा जहाँ से पता चले कि डीएनए कल एप्लीकेशन चालू होने, वरना पता चला थी एक ही जगह को किए जा रहे हैं और फिर आगे एप्लीकेशन हो ही नहीं रहा। तो जहाँ से हम लोग तो पता चलता है कि डीएनए का एप्लीकेशन चालू करना है, या उस एंजाइम का पता चलता है, या उस फैक्टर का पता चलता है जो डीएनए का एप्लीकेशन करवाता है, उसे पता चलता है कि इस पॉइंट से एप्लीकेशन चालू करना है, उस पॉइंट को बोलते हैं या उस सीक्वेंस को बोलते हैं। तो दी पॉइंट तो होगा नहीं, एट दी एंड न्यूक्लियोटाइड से सीक्वेंस ही बताएंगे। न्यूक्लियोटाइड जब सीक्वेंस में अरेंज रहेंगे वही बताएंगे, वही उसी तो पढ़ के या उसी के कॉम्प्लीमेंट्री उसके पास कुछ स्ट्रक्चर होगा जिससे वो आइडेंटिफाई करेगा। हाँ कि ना? यस सर, उसी से वो आइडेंटिफाई करेगा। और ये क्या लेंगे, सीक्वेंस लेंगे एट दी एंड, सीक्वेंस लेंगे जो क्या बोले, जो कोड करे स्टार्टिंग ऑफ एप्लीकेशन से, ये बताए कि यहाँ से एप्लीकेशन स्टार्ट होना है या इस सीक्वेंशियल एप्लीकेशन स्टार्ट हो, तो वो क्या कहलाता है, होली साइड। ठीक है, वो सीक्वेंस किसके लिए कोड करे या किस क्या बताए कि यहाँ से इस डीएनए मॉलिक्यूल का एप्लीकेशन चालू होना है। अब हम लोग एक वेक्टर का यूज क्यों कर रहे थे, सबसे पहले वेक्टर का सबसे लाने का सबसे इम्पोर्टेंट कारण ओली साइट ही था। क्या था? ओली साइट ही सबसे इम्पोर्टेंट कारण था एक वेक्टर को लाने का। हमारे डिजायर जीन तो ऐसी होस्ट सेल में ना डाल के वेक्टर में इनकॉर्पोरेट करके फिर डालने का कारण क्या था, ओली साइट ही था। तो ओली साइट बताता क्या है, ओली साइट एक एट दी एंड डीएनए में सब चीज न्यूक्लियोटाइड से सीक्वेंस से ही पता चलती है, तो उसमें न्यूक्लियोटाइड ही अरेंज लेते हैं ऐसे करके। हाँ कि ना? यस सर। तो उसमें न्यूक्लियोटाइड ही अरेंज है, तो ये किसी भी पॉइंट में सीक्वेंस मिलेगी मुझे न्यूक्लियोटाइड की। तो ओली साइट भी सीक्वेंस होती है न्यूक्लियोटाइड की, जो क्या बताते हैं कि यहाँ से स्टार्ट होना है रेप्लिकेशन। तो अगर मैं मान लेते हैं ये एक मॉलिक्यूल है, डीएनए का ऐसे आया है, ठीक है, ये ऐसा मॉलिक्यूल है और यहाँ पे इसकी ओली साइट है, यहाँ पे इसकी ओली साइट है। हाँ कि ना? यहाँ पे इसकी ओली साइट है। तो ऐसा तो नहीं है कि ये सिर्फ बोल रहा है कि यहाँ से एप्लीकेशन चालू होना है और बस ओली साइट का एप्लीकेट हो रहा है। पूरा डीएनए मॉलिक्यूल तो ये बोलता है कि यहाँ से पूरे डीएनए मॉलिक्यूल का एप्लीकेशन चालू होना है। हाँ कि ना? मतलब अगर मैं इसमें कहीं से ला के अपना डिजायर अपना डिजायर डीएनए मॉलिक्यूल जोड़ दूँ, अपना डिजायर डीएनए मॉलिक्यूल जोड़ दूँ, तो ये क्या उसे भी रेप्लिकेट करवा देगा? हाँ करवा देगा। तो ये बताता है बस यहाँ से रेप्लिकेशन चालू होना है, फिर एंजाइम या जो फैक्टर्स हैं वो अपनी तरह से पूरे डीएनए मॉलिक्यूल का रेप्लिकेशन कर लेते हैं, पूरे डीएनए मॉलिक्यूल का रेप्लिकेशन कर लेते हैं। दूसरी बात, ओलीसाइट एक और चीज को कंट्रोल करता है। ओलीसाइट इस चीज को कंट्रोल करता है कि कितने कॉपी नंबर बनने हैं, मतलब कितनी कॉपी बननी है, कितनी कॉपी बननी है, यानी कॉपी नंबर मतलब ये डीएनए मॉलिक्यूल रेप्लिकेट होगा तो इसकी बस एक कॉपी बननी है, या इसकी दो कॉपी बननी है, या इसकी तीन कॉपी बननी है, मतलब तीन वो बनने हैं डेटा। वो सब कौन कंट्रोल करता है? वो ओली साइट ही कंट्रोल करता है। यही बताता है कि कितने मॉलिक्यूल या कितने कॉपी इस डीएनए स्ट्रैंड के बनने हैं या इस डीएनए मॉलिक्यूल के बनने हैं। तो उसे क्या बोलते हैं हम लोग, कॉपी नंबर। तो ये किसे कंट्रोल कर रहा है, कॉपी नंबर को। ये किसे कंट्रोल कर रहा है, एक डीएनए मॉलिक्यूल के कॉपी नंबर को। हाँ कि ना? यस सर। अब दो ओली साइट हो सकते हैं। मान लेते हैं एक डीएनए मॉलिक्यूल के मेरे पास दो वर्जन है, एक डीएनए मॉलिक्यूल से मेरे पास दो वर्जन है और उनमें दो अलग अलग ओली साइट है।
एक ओली साइट है जो कम कॉपी नंबर बना रहा है, मतलब एक डीएनए स्ट्रैंड से कम कॉपी बना रहा है। इसमें क्या है, लेस कॉपी नंबर। इसमें क्या है, लेस कॉपी नंबर, हाँ कि ना? यस सर। और क्या है, एक है जो हाई कॉपी नंबर बनवा रहा है, मतलब एक जो है वो डीएनए मॉलिक्यूल की बहुत सारी कॉपी बनवा रहा है। वो क्या कर रहा है, एक डीएनए मॉलिक्यूल की बहुत सारी कॉपी बनवा रहा है। तो हमारे लिए कौन सा पेपर लेबल होगा, आप ही लोग बताओ। डीएनए अनलो तो क्या चीज है, अनलो तो कोई एक कैरेक्टर एक्सप्रेस करवाना है होस्ट सेल के द्वारा। तो कैरेक्टर एक्सप्रेस कब होगा, जो उसके जो वो है कोड करने वाला जीन उसे कोड करेगा। तो जब उसे कोड करने वाला जीन ज्यादा रहेगा तो वो कैरेक्टर ज्यादा अच्छे से एक्सप्रेस हो पाएगा ना। इसीलिए हमारे लिए कौन सा फायदेमंद रहता है, जो हाई कॉपी नंबर देता है, मतलब जो मल्टीपल कॉपी बनाता है, एक सिंगुलर कॉपी बना के नहीं लग देता। जो मल्टीपल कॉपी बनाता है या जो ज्यादा कॉपी बनाता है वो हमारे लिए फायदेमंद रहता है, वो हमारे लिए फायदेमंद रहता है। जैसे मान लेते हैं कि दूसरा कलर ले लेता हूँ, कि मान लेते हैं ये एक वेक्टर है, ये वेक्टर है, ठीक है। और इसमें यहाँ पे ये ओली साइट है, यहाँ पे ये क्या है, ओली साइट है, हाँ कि ना? अब ये ओली साइट बोला कि इस डीएनए मॉलिक्यूल की बस दो कॉपी बननी है, हाँ कि ना? दो कॉपी बननी है, ठीक है। वैसे ही यहाँ पे दूसरा वेक्टर था और दोनों में मैं सेम डिजायर जीन डाला हूँ, हाँ कि ना? हाँ कि ना? यस सर। और ये बोला कि इसकी 5 कॉपी बननी है, इसकी क्या बननी है, 5 कॉपी बननी है। तो कौन सा और ये कॉपी किसके अंदर बनेगी, ये कॉपी बनेगी ऑब्वियसली होस्ट सेल के अंदर, तो एप्लीकेशन भी इसका होस्ट सेल के अंदर चालू होगा, हाँ कि ना? तो ये कॉपी जब होस्ट सेल के अंदर बनेंगी तो कौन सा ज्यादा अच्छे से कोड करेगा, 5 अच्छे से कोड करेंगी या 2 अच्छे से कोड करेंगी? कोड करने के लिए तो एक भी कर देगी, पर क्वांटिटी कौन ज्यादा बनाएगा, जितनी ज्यादा जीन कोड होंगे या जितनी जल्दी जल्दी जीन कोड होंगे उतनी ज्यादा क्वांटिटी बनेगी। तो मैं एक ही होस्ट सेल से या कम होस्ट सेल से ही बहुत ज्यादा क्वांटिटी बनवा सकता हूँ। इसलिए हमारे आरडीएनए टेक्नोलॉजी या बायोटेक्नोलॉजी में वो वाला वेक्टर अच्छा रहता है जिसका ओली साइट का कॉपी नंबर क्या रहता है, ज्यादा रहता है, जिसके ओली साइट का कॉपी नंबर ज्यादा रहता है, ठीक है। तो ये डेफिनेशन है, ओली साइट की लिख सकते हैं, पॉज करके, ठीक है। तो ये ओली साइट इज अ सीक्वेंस, ओली साइट क्या है, एक सीक्वेंस है। फ्रॉम वेयर एप्लीकेशन स्टार्ट, जहाँ से एप्लीकेशन स्टार्ट होती है, क्योंकि ये एप्लीकेशन करवाने वाले एंजाइम और फैक्टर तो बताता है कि यहाँ से डीएनए मॉलिक्यूल का एप्लीकेशन चालू होना है, और फिर वहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्क और बनता है, डीएनए हेलिकेज काम करता है, डीएनए पॉलीमरेज काम करता है, वो मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस की बात है। पर ये बताता है कि यहाँ से चीजें चालू होनी है। और क्या करता है, एनी पीस ऑफ डीएनए, और कोई सा भी पीस ऑफ डीएनए जो इससे लिंक्ड होगा, जो इससे लिंक्ड होगा, linked to this sequence can be made to replicate within the host cell। मतलब सर जैसे मैंने यहाँ पे ये बनाया ओली साइट, तो इससे ये लिंक्ड है, और इसी से मैंने क्या कर दिया, अपना डिजायर जीन लिंक कर दिया। तो ये मेरा डिजायर जीन भी होस्ट सेल के अंदर क्या हो जाएगा, रेप्लिकेट होना चालू हो जाएगा, रेप्लिकेट होना चालू हो जाएगा। अब ओली साइट किस चीज के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है, ओली साइट रिस्पॉन्सिबल है फॉर कंट्रोलिंग, कंट्रोल करता है जो हमारा जो लिंक्ड डीएनए है, जो इस ओली साइट से जुड़ा हुआ डीएनए, ओली साइट से जुड़ा हुआ डीएनए तो ये भी है, हाँ कि ना? ये वाला पार्ट भी ओली साइट से जुड़ा हुआ है और हमारा डिजायर डीएनए वाला पार्ट भी जुड़ा हुआ है। तो दोनों ही लिंक्ड डीएनए, दोनों ही ओली साइट से लिंक्ड डीएनए हैं, ठीक है। इसके कॉपी नंबर से मतलब कि इसकी कितनी कॉपी बनेंगी एक एप्लीकेशन में, वो कौन बताता है, वो गवर्न करता है ओली साइट। इसे कौन गवर्न कर रहा है, इसे गवर्न कर रहा है ओली साइट। ओली साइट बोलेगा तो एक बनेगा, ओली साइट बोलेगा तो दो बनेगा, ओली साइट बोलेगा तो तीन बनेगा, हाँ कि ना? यस सर। अब वेक्टर विद डैश आर मोर सुटेबल फॉर जेनेटिक इंजीनियरिंग। अभी मैंने बोला कि अनलो तो कौन सा वेक्टर अच्छा रहता है या कौन सा वेक्टर हमारे बायोटेक्नोलॉजी के लिए अच्छा है, और बायोटेक्नोलॉजी में ही तो जेनेटिक इंजीनियरिंग आ रही है, मतलब कौन सा जेनेटिक इंजीनियरिंग के लिए अच्छा है।
जिसका कॉपी नंबर कम है या जिसका कॉपी नंबर हाई है। तो ऑब्वियस ही बात है, वेक्टर विथ हाई कॉपी नंबर, ऐसा वेक्टर जिसके पास हाई कॉपी नंबर है वो हमारे लिए अच्छा है। वो क्या है हमारे लिए अच्छा है, हाँ कि ना? यस सर, वो हमारे लिए अच्छा है। ठीक है सर। अब यहाँ पे मतलब क्या हुआ, यहाँ पे मैंने क्या बोलना चाहा कि एक ऐसा ओलिसाइट, यानी ऐसा ओलिसाइट का फुल फॉर्म क्या होता है? ओलिजिन साइट। ये इसका मतलब क्या होता है? ओली किसके लिए स्टैंड करता है? ओली स्टैंड करता है ओरिजिन के लिए। ओली स्टैंड करता है ओरिजिन से, और किस चीज का ओरिजिन बता रहा है ये? लेप्लीकेशन। इसीलिए ओलिसाइट का फुल फॉर्म क्या बोल देते हैं? ओरिजिन ऑफ लेप्लीकेशन। ओली असल में ओरिजिन तो बस स्टैंड कर रहा है, पर ये किसका ओरिजिन बता रहा है? लेप्लीकेशन। इसीलिए ओलिसाइट का दूसरा नाम क्या हो जाता है? ओरिजिन ऑफ लेप्लीकेशन। तो ऐसा एक ऐसा ओलिसाइट जिसके पास क्या है? हाई कॉपी नंबर है, जिसके पास हाई कॉपी नंबर है, जिसके पास हाई कॉपी नंबर है, ये क्या है? ये हमारे लिए प्रेफरेबल है, ये हमारे लिए मोर प्रेफरेबल है। ये क्या है? मोर प्रेफरेबल। ये क्या है? मोर प्रेफरेबल। इसे हम लोग ज़्यादा यूज करना चाहेंगे, क्योंकि हम लोग तो जो कैरेक्टर है वो आसानी से या ज़्यादा क्वांटिटी में अच्छे से एक्सप्रेस हो पाए, हाँ कि ना? और ये क्या करता है? और हम लोग बायोटेक्नोलॉजी कर क्यों लें? ताकि लार्ज स्केल में बनाए, ह्यूमन के लिए प्रॉफिट हो, जो बना रहा है उसका भी प्रॉफिट हो जाए और जिसे मिल रहा है उसे भी प्रॉफिट हो जाए। दूसरी बात, बनाने वाले तो प्रॉफिट हो रहा है, तो वो अलग अलग डिजीजेस के लिए भी वो क्योर खोजने में या अलग अलग प्रॉब्लम तो सॉल्व करने में भी यूज होगा। मतलब बायोटेक्नोलॉजी का स्कोप बढ़ते जाएगा, प्लस प्रॉब्लम भी सॉल्व होते जाएंगी। इसीलिए इसे इंडस्ट्रियल स्केल में किया जाता है। समझ में आई? नहीं समझ में आई? वापस से समझाता हूँ। बायोटेक्नोलॉजी तो इंडस्ट्रियल स्केल में क्यों किया जा रहा है? क्योंकि एक तो बहुत सारी लार्ज पॉपुलेशन में एक सिंगल बैच डालने पे या एक ही बार एक्सपेरिमेंट करने से ही बहुत लार्ज क्वांटिटी बन जाए, ताकि लार्ज ह्यूमन पॉपुलेशन तक वो प्रोडक्ट पहुंच पाए। दूसरी बात, अगर बनाने वाले तो लार्ज स्केल में बनाएगा तो प्रॉफिट होगा, तो वो जब लार्ज स्केल में बनाएगा तो उसे प्रॉफिट होगा, तो अब वो देखेगा कि यार इससे प्रॉफिट हो रहा है, तो वो क्या चाहेगा? जो दूसरी प्रॉब्लम्स है उनको भी सॉल्व करना चाहेगा। दूसरी प्रॉब्लम तो सॉल्व करने के लिए भी वो बायोटेक्नोलॉजी या दूसरी ब्रांचेस का यूज करेगा। तो इससे साइंस जो है उसका स्कोप बढ़ता है, और दूसरी बात, जो प्रॉब्लम्स है वो भी सॉल्व होते जाती है, हाँ कि ना? यस सर। तो ये क्या होता है? ये यूज किए ये हमारे लिए प्रिफरेबल है। क्यों? ताकि हम लोग जनरेट कर पाए प्रोडक्ट, टू जनरेट प्रोडक्ट टू जनरेट प्रोडक्ट एट इंडस्ट्रियल स्केल, ताकि हम लोग इंडस्ट्रियल स्केल में मतलब बहुत बड़े अमाउंट में इंडस्ट्रीज जो रहती हैं, इंडस्ट्रीज बता पाएंगी, हाँ कि ना? जैसे फार्मास्यूटिकल की कंपनी है या ह्यूमन इंसुलिन के प्रोडक्शन की कंपनीज है, अलग अलग फार्मास्यूटिकल कंपनीज के पास इंडस्ट्रीज होती हैं ताकत हैं ये बनाने की, हाँ कि ना? इंसुलिन बनाने की। तो एक इंडस्ट्रियल स्केल हमें बनाना है। तो इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट वेक्टर आता है इसमें। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट वेक्टर आता है जिसे मैं स्टार मार देता हूँ, जो है PBR322। PBR322। यहाँ पे पी छोटा है, BR कैपिटल है, फिर 322। अब ये PBR322 क्या है? अब ये PBR322 क्या है? 322 टू नहीं, 22 ये क्या है? पी क्या है? पी स्टैंड फॉर प्लाज्मिड। मतलब ये कैसा वेक्टर है? ये एक प्लाज्मिड वाला वेक्टर है। ये क्या है? एक प्लाज्मिड वाला वेक्टर है, हाँ कि ना? दूसरी बात, ये एक हाइब्रिड वेक्टर है, मतलब इसे लैब में बनाया गया है, या इसे बोल सकते हो एक आर्टिफिशियल वेक्टर है। एक्चुअल में हाइब्रिड वेक्टर नहीं है, मतलब कि उसे नहीं जोड़ा गया है किसे, बैक्टीरियोफाज और प्लाज्मिड तो जोड़ा नहीं गया है। प्लाज्मिड में थोड़ा बहुत चेंजेस लाए गए हैं सर्कुलर में, तो सर्कुलर प्लाज्मिड में तो बोल सकते हो ये एक आर्टिफिशियल वेक्टर है। क्या है? आर्टिफिशियल वेक्टर है। आर्टिफिशियल वेक्टर है, हाँ कि ना? ये क्या है? एक आर्टिफिशियल वेक्टर है। आर्टिफिशियल वेक्टर है, ठीक है। अब इसमें बी आर क्या बता रहा है?
इसमें बी आर बताता है उन साइंटिस्ट का नाम जो इसे बनाए हैं या जो इसे डिस्कवर किए हैं। तो बी क्या है? बी है बॉलीवल। क्या है? बी क्या है? बॉलीवल। बॉलीवल, BOLIVAL, बॉलीवल। ठीक है। और आर क्या है? आर है बताते हैं लॉडली गिव्स। क्या है? लॉडली गिव्स। लॉडली गिव्स। लॉडली गिव्स, हाँ कि ना? यस सर, लॉडली गिव्स है। तो सर अब ये नंबर क्या है? तो ये तो आर्टिफिशियली बनाया गया है। तो नॉर्मल नेमिंग के हिसाब से देखें तो ये तो बोल नहीं सकते कि जिस बैक्टीरिया से एक्सटलेट हुआ है उसमें किस ऑर्डर में एक्सटलेट हुआ है। तो वैसे तो बोल नहीं सकते। तो ये हो जाता है कि उस लैब में कौन सा नंबर वाला है, मतलब कौन से नंबर पे ये बनाया गया है। मतलब पहला जो बनाया गया होगा ये दो साइंटिस्ट के द्वारा वो हो जाएगा PBR1। फिर जो दूसरा बनाया गया होगा वो हो जाएगा PBR2। फिर तीसरा पे वो हो जाएगा PBR3। वैसे ही जो 10वां बनाया गया होगा वो हो जाएगा PBR10। जो 100 नंबर पे बनाया गया होगा वो हो जाएगा PBR100। जो 200 नंबर पे बनाया गया होगा वो होगा PBR200। हाँ कि ना? तो ये 322 पोजीशन पे बनाया गया था। हाँ कि ना? हाँ कि ना? यस सर। ठीक है। अब ये जो नंबर है ये असाइन किए जाते हैं, ये जो 322 ये असाइन किए जाते हैं इसे बाकी उससे क्या कहते हैं नंबर, बाकी जो वहाँ पे प्लाज्मिड है उनसे डिफ्रेंशिएट करने के लिए, उनसे डिफ्रेंशिएट करने के लिए जो उसी इनके नियम्स होते हैं अलग अलग। ठीक है। जो मैंने बोला वो एक नियम है और ऐसी बहुत से नियम हो सकते हैं। ठीक है। तो ये डिफ्रेंशिएट करने के बनाते हैं प्लाज्मिड से जो उसी लैब में बने। एक लैब में तो मल्टीपल प्लाज्मिड बना सकते हैं, हाँ कि ना? तो डिफ्रेंशिएट प्लाज्मिड फ्रॉम अदर प्लाज्मिड ऑफ सेम लैब, फ्रॉम अदर प्लाज्मिड ऑफ सेम लैब, अदर प्लाज्मिड ऑफ सेम लैब, जो उसी लैब के और प्लाज्मिड से उनसे अलग करने के लिए इसे बनाया गया था। अब ये प्लाज्मिड है मतलब ये डबल स्टैंडर्ड है और क्या है? सर्कुलर है। ये क्या है? डबल स्टैंडर्ड है और सर्कुलर है। तो इसमें कुछ रिकॉग्निशन साइड होगी जैसे इको R13 होगी या कहते थे हिंट 2 की होगी, हाँ कि ना? हिंट 3 की हो सकती है, हाँ कि ना? तो एक तो मान लेते हैं पहले इसमें ओरिजिन, इसे तो अच्छे से बनाते हैं पहले। ठीक है। इसमें पहले वो एक अच्छा सा बनाते हैं, अच्छे से बनाते हैं ये प्लाज्मा ये ला। ठीक है। अब इसमें ये क्या बनाया? इसमें मैंने ये बनाया इसका ओलिसाइड। इसका ये क्या है? ये है इसका ओलिसाइड। ये है इसका ओलिसाइड। ओलिसाइड, हाँ कि ना? यस सर, ये है इसका ओलिसाइड। अब ये जो प्लाज्मिड है जैसे हम लोग बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में पढ़ते हैं कि प्लाज्मिड जो है वो वो क्या देता है? वो फिजिकल कैरेक्टर देता है या फिजियोलॉजिकल कैरेक्टर देता है बोल सकते हो, हाँ कि ना? वो क्या देता है? कुछ कलेक्टर्स देता है। वो क्या देता है? कुछ कलेक्टर्स देता है। बैक्टीरिया को कुछ एक्स्ट्रा कलेक्टर्स देता है। मतलब जिस बैक्टीरिया में प्लाज्मिड प्रेजेंट रहता है उसमें ना प्रेजेंट होने वाले से कुछ एक्स्ट्रा कलेक्टर्स होते हैं। तो इस प्लाज्मिड में भी कुछ, ये भी प्लाज्मिड जो है वो बैक्टीरिया तो कुछ एक्स्ट्रा कलेक्टर देता है। ये भी प्लाज्मिड बैक्टीरिया को कुछ एक्स्ट्रा कलेक्टर देता है। तो वो दो कलेक्टर हैं क्या? ये असल में दो कलेक्टर देता है। एक है एम्पीसिलिन रेजिस्टेंट, तो इस ये लिख देते हैं AMPR, एम्पीसिलिन रेजिस्टेंट जीन। मतलब इस PBR322 का एक ऐसा पार्ट, DNA का पार्ट ऑब्वियसली जीन है जो किसी एक कलेक्टर को कोड कर रहा है। तो ये भी एक जीन है क्योंकि ये किस कलेक्टर को कोड कर रहा है? एम्पीसिलिन से रेजिस्टेंट होने वाले कलेक्टर की। मतलब सर एम्पीसिलिन ये उस बैक्टीरिया या उस होस्ट सेल में काम नहीं करेगा जिसमें ये वेक्टर होगा, हाँ कि ना? क्योंकि एम्पीसिलिन रेजिस्टेंट जीन उसे क्या कर देगा? वो प्रॉपर्टी प्रोवाइड कर देगा कि वो उसके खिलाफ लड़, उससे यानी एम्पीसिलिन के खिलाफ लड़ सके, हाँ कि ना? वैसे ही एक और कैरेक्टर देता है जो होता है दूसरा एक और एंटीबायोटिक से रेजिस्टेंट, वो है टेट्रासाइक्लिन। तो उस ये क्या दे रहा है? उससे रेजिस्टेंट।
तो जो जीन उस तेतला साइक्लिन से रेजिस्टेंट देती है उसे क्या बोल सकते हैं? तेतला साइक्लिन रेजिस्टेंट जीन। इसे क्या बोल सकते हैं? तेतला साइक्लिन रेजिस्टेंट। इसे क्या बोल सकते हैं? तेतला साइक्लिन रेजिस्टेंट जीन। हाँ कि ना? इसे बोल सकते हैं तेतला साइक्लिन रेजिस्टेंट जीन। हाँ कि ना? यस सर, इसे बोला जा सकता है। ठीक है। अब इसमें कुछ रिकॉग्निशन साइट भी होंगी। रिकॉग्निशन साइट मतलब जहाँ पे कोई वो आके काटता है। कौन? लेस्टेशन एंजाइम आके काटता है। तो कुछ रिकॉग्निशन साइट भी होंगी। तो इसमें कितनी रिकॉग्निशन साइट होती हैं? इसमें करीब करीब क्या कहते हैं 8 रिकॉग्निशन साइट होती हैं। उससे पहले इसमें एक और चीज होता है। इसमें एक और चीज होता है, ROP भी होता है। इसमें क्या होता है? ROP भी होता है। हाँ कि ना? इसमें ROP भी होता है। अब ये सर ROP क्या है ये तो बताया नहीं, बता रहा हूँ। ये क्या है? ROP है। ठीक है, ROP है। अब ROP का मतलब क्या होता है? रेप्लिकेशन ऑफ प्रोटीन। इसका क्या मतलब होता है? रेप्लिकेशन ऑफ प्रोटीन। अब ये उन प्रोटीन के लिए कोड करता है जो रेप्लिकेशन में मदद करते हैं, जो रेप्लिकेशन में मदद करते हैं। मतलब पहले ये प्लाज्मिड जो है वो क्या बनाएगा? कुछ प्रोटीन बनाएगा जो इस प्लाज्मिड से रेप्लिकेशन में मदद करेंगे। हाँ कि ना? और फिर वो जो फैक्टर्स एंड एप्लीकेशन से वो ओली साइट पे एक्ट करना चालू करेंगे along with that प्लाज्मिड। मतलब ROP क्या है? रेप्लिकेशन ऑफ प्रोटीन। और ये प्रोटीन क्या इस काम के हैं? ये प्रोटीन इस प्लाज्मिड का रेप्लिकेशन करवाने में मदद करते हैं। मतलब जब ये PBr322 एक होस्ट सेल में गया तो इसका जो ROP है वो कुछ प्रोटीन के लिए कोड करेगा। अब वो प्रोटीन क्या करेंगे? वो प्रोटीन along with रेप्लिकेशन फैक्टर्स रेप्लिकेशन से एंजाइम ओरिजिन से काम करना चालू करेंगे और रेप्लिकेशन हो जाएगा इस PBr322 का। हाँ कि ना? यस सर। तो इसमें जो है इसमें क्या कहते हैं 8 रिकॉग्निशन साइट होते हैं। तो वो रिकॉग्निशन साइट कहाँ प्रेजेंट होते हैं? तो मैं उनका नाम ले दे रहा हूँ। मैं असल में अब जो लिखूंगा ना वो लेंगे लेस्टेशन एंजाइम। और जिस जगह में लिखूंगा वहां पे जिस जगह में एलो की पॉइंट डालूंगा वो जगह होगी उन लेस्टेशन एंजाइम के रिकॉग्निशन साइट वहां प्रेजेंट होंगे। जैसे मैं अगर इसमें डालूं तो इस जगह पे एम्पीसिलिन रेजिस्टेंट जीन के बीच में एक रिकॉग्निशन साइट होता है किसका? PHT1 का। अब ये PHT1 क्या है सर? PHT1 जो है वो एक प्रकार का क्या है? लेस्टेशन एंजाइम। एक प्रकार का लेस्टेशन एंजाइम। तो PHT1 लेस्टेशन एंजाइम का जो रिकॉग्निशन साइट है वो एम्पीसिलिन रेजिस्टेंट जीन के बीच में होता है। वैसे ही एक और लेस्टेशन एंजाइम का भी जो वो है कौन रिकॉग्निशन साइट वो भी एम्पीसिलिन रेजिस्टेंट जीन में ही होता है। वो होता है PUV1। वो होता है PUV1। अब ये PVU यानी PUV नहीं PVU ये क्या है? PVU1 ये क्या है? ये एक प्रकार का लेस्टेशन एंजाइम है जिसका रिकॉग्निशन साइट किधर है? एम्पीसिलिन रेजिस्टेंट जीन में। हाँ कि ना? तो एम्पीसिलिन रेजिस्टेंट जीन वाले भाग में कितने लेस्टेशन एंजाइम के वो हैं रिकॉग्निशन साइट? 2। और वो 2 कौन से हैं? PST1 एंड PVU1। कौन से? PST1 एंड PVU1। ये याद रखना जरूरी है। और कौन सा ओली साइट के पास है? PST1 ओली साइट के पास है। हाँ कि ना? एम्पीसिलिन रेजिस्टेंट जीन में कौन सा ओली साइट के पास है? आंसर होगा PST1। अब PST1 के इस साइड बाहर के साइड जहां पे मैंने बनाया वहां पे इको आर1 का रिकॉग्निशन साइड होता है। वहां पे किसका रिकॉग्निशन साइड होता है? इको आर1 का। मतलब वहां पे GAATTC रिकॉग्निशन साइड होता है। फिर थोड़ी दूर में इधर ही एक और लेस्टेशन एंजाइम का रिकॉग्निशन साइट होता है जिसका नाम है CLA1। जिसका नाम है CLA1। हाँ कि ना? यस सर। हाँ कि ना? यस सर। ये CLA1 क्या है? CLA1 है कहते एक लेस्टेशन एंजाइम है जिसका रिकॉग्निशन साइट किसके किधर है? इको आर1 के बगल में। ठीक है, यानी इको आर1 से थोड़ी ही दूर।
और ये किस एरिया में लाई करता है? ये इस एरिया में, उस एरिया में लाई करता है जहाँ पे ना ही एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन होता है या ना ही टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन होता है। फिर CLA1 के जस्ट बगल में एक और लेस्टेशन एंजाइम का वो होता है क्या, थोड़ी दूर में एक और लेस्टेशन एंजाइम का रिकॉग्निशन साइट होता है, और वो लेस्टेशन एंजाइम क्या है? हिंद 3। इसका नाम हम लोग सुन चुके हैं, चुन नहीं चुके हैं, सुन चुके हैं। चीनी मीनी चाव चाव नहीं है जो चुन चुके हैं, सुन चुके हैं, हाँ कि ना? यस सर। तो अभी तक कर लो तो 5 लेस्टेशन एंजाइम के बारे में पता चला। एक है PST1 और एक है PVU1। अब ये दोनों के लेस्टेशन एंजाइम किधर लाई कर रहे हैं? एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन में। दूसरा कौन है? अब फिर आते हैं बाहर किसे? एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन के। तो पहले आएगा EcoR1 और फिर आएगा CLA1 और फिर आएगा HIND3, हाँ कि ना? अल्लो चलना कहाँ से चालू किए थे? ओली साइड से। ओली साइड से चले चले किस में घुसे? एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन में। तो एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन में घुसे तो सबसे पहले कौन आएगा? PST1 का रिकॉग्निशन साइट। फिर चलते गए कौन आएगा? PVU1 का रेजिस्टेंस साइट। फिर हम लोग एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन को क्या किए? एग्जिट किए। एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन को एग्जिट किए तो कौन आया थोड़ी दूर में? इको आर वन का रेजिस्टेंस, EcoR1 रेजिस्टेंस एंजाइम का रिकॉग्निशन साइट। अब थोड़ी दूर और चले तो आया CLA1 का रिकॉग्निशन साइट। फिर थोड़ा सा ये और चले तो आया HIND3 का रेजिस्टेंस, यानी HIND3 का रिकॉग्निशन साइट। अब थोड़ा और चलेंगे और जब टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन में एंटर करेंगे तो वहां पे दो उसका आता है, दो रेजिस्टेंस एंजाइम के रिकॉग्निशन साइट आते हैं। तो पहला कौन है? पहला होगा BAM-H1, BAM-H1। कौन है? BAM-H1, हाँ कि ना? BAM-H1। फिर थोड़ी दूर चले तो और कौन आएगा? दूसरा रेजिस्टेंस एंजाइम, वो होगा SAL1, SAL SAL1, SAL SAL1, हाँ कि ना? हाँ कि ना? यस सर। अब आलोपी, अब टेट्रासाइक्लिन तो एग्जिट किए, टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन तो एग्जिट किए, थोड़ी दूर चले तो आलोपी आ गया। अब आलोपी की सीक्वेंस के बीच में, यानी आलोपी के अंदर ही दूसरे एक रेजिस्टेंस एंजाइम का रिकॉग्निशन साइट होगा, और वो क्या होगा? PVU2, हाँ कि ना? PVU2, हाँ कि ना? यस सर, PVU2। ठीक है, तो ये 8 रिकॉग्निशन, यानी 8 रेजिस्टेंस एंजाइम है जिनके रिकॉग्निशन साइट जहां जहां पे प्रेजेंट है मैंने वहां वहां पे मार्क करके लग दिए। अब इसे याद करना है तो PST ओली साइड से चलेंगे, इस साइड चलेंगे, ठीक है? ओली साइड से किधर चलेंगे? इस साइड चलेंगे। तो पहले कौन आएगा? एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन में जो घुसे तो कौन आया? PST1 और PVU1। फिर एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन तो एग्जिट किए तो कौन आया? EcoR1। थोड़ी दूर चले तो कौन आया? CLA1। फिर थोड़ी दूर और चले तो कौन आया? HIND3 का आया। HIND3 का क्या आया? रिकॉग्निशन साइट आया। फिर थोड़ी दूर और चले, टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन को एंटर किए तो कौन आया? BAM-H1 का रिकॉग्निशन साइट। फिर थोड़ी दूर और चले तो कौन आया? SAL1 का रिकॉग्निशन साइट। फिर टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन तो क्या किए? एग्जिट किए। थोड़ी दूर चले तो किसका सीक्वेंस आ गया? आलोपी का सीक्वेंस आ गया। अब आलोपी के सीक्वेंस में एक और रेजिस्टेंस एंजाइम का रिकॉग्निशन साइट होता है जो होता है PVU2, हाँ कि ना? हाँ कि ना? यस सर। ठीक है, तो ये याद रखना है। ठीक है, अब अब क्या है? अब ये बेसिकली जो AMPR या TTR लिखे हैं ये है क्या? ये है एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन और क्या कहते हैं? टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन, हाँ कि ना? एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन और टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन। ठीक है सर। PST1, PVU1, EcoR1, CLA1, HIND3, BAM-H1, SAL1, PVU2, ये सब हैं क्या? ये सब रिकॉग्निशन साइट की हैं, हाँ कि ना? जो जिस रेजिस्टेंस एंजाइम से करते हैं, जो सा रिकॉग्निशन साइट जिस एंजाइम से करता है
उस एंजाइम का ही नाम उस रिकॉग्निशन साइट तो दे दिया जाता है। तो यहाँ पे कौन सा रिकॉग्निशन साइट प्रेजेंट है, इको R1 ऐसे बोल दिया जाता है, हाँ कि ना, ठीक है, हाँ कि ना, यस सर। तो ये जितने भी नाम है ये किसके नाम है, ये असल में लेस्टेशन एंजाइम के नाम है। पर हर एक लेस्टेशन एंजाइम एक स्पेसिफिक सीक्वेंस में ही काटता है, मतलब एक स्पेसिफिक सीक्वेंस का एक स्पेसिफिक लेस्टेशन एंजाइम। तो लेस्टेशन एंजाइम का नाम ही उस सीक्वेंस को दे दिया जाता है, ठीक है, हाँ कि ना। अब ये PBR322 किस में यूज होता है, ये जनरली ई कोलाई में यूज किया जाता है। हम लोग के सिलेबस में हम लोग इसे ई कोलाई में ही यूज करेंगे, हाँ कि ना, यस सर, हम लोग इसे ई कोलाई में यूज करने वाले हैं। तो ये सब क्या है, ये आज क्या है, रिकॉग्निशन साइट। तो सर ये ओली साइट, आलोपी, एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन, ये टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन, ये सब क्या है, ये हैं सेलेक्टेबल मार्कर्स। ये क्या है, सेलेक्टेबल मार्कर्स, ये क्या है, सेलेक्टेबल मार्कर्स, हाँ कि ना, यस सर। तो इसका डायग्राम में लिखा हुआ हूँ शायद, एक्चुअल जो डायग्राम है वो लिखा हुआ अभी, PBR2, हाँ ये ला PBR322। तो देखो ये ओली साइट है, ये क्या है, ओली साइट। अब ओली साइट से थोड़ी दूर दूर चले और किसमें तक, ये एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन में। तो सबसे पहले कौन आया, PHT1, फिर कौन आया, PVU1, फिर एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन को एग्जिट किए तो कौन आया, तो थोड़ी दूर चलने पे इको R1, फिर थोड़ी दूर चले तो कौन आया, CLA1, फिर थोड़ा सा ही और चले थे तो कौन आ गया, हेमथली, फिर किसमें एंटर किए, टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन में। तो सबसे पहले कौन आया, BAMH1, फिर कौन आया, सेल1, फिर हम लोग टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन को एग्जिट किए और किसमें एंटर किए, आलोपी में। आलोपी क्या है, आलोपी है बेसिकली रेप्लिकेशन ऑफ प्रोटीन, ये उन प्रोटीन के लिए कोड करता है जो रेप्लिकेशन ऑफ इस प्लाज्मिड में मदद करते हैं। तो और इसमें कौन से लेस्टेशन एंजाइम का रिकॉग्निशन साइट आता है, PVU2। तो ये एक लेस्टेशन एंजाइम एक स्पेसिफिक रिकॉग्निशन साइट में काटता है, मतलब एक स्पेसिफिक रिकॉग्निशन साइट है एक स्पेसिफिक एंजाइम। तो उस रिकॉग्निशन साइट तो मैं उस लेस्टेशन एंजाइम का ही क्यों ना नाम दे दूं, ठीक है। तो ये क्या बता रहे हैं, ये आतो बता रहे हैं रिकॉग्निशन साइट। तो फिर ये अंदर के चार क्या बता रहे हैं, आलोपी, एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन, टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन और ओली साइट, ये हैं बेसिकली सेलेक्टेबल मार्कर्स। ये क्या है, बेसिकली सेलेक्टेबल मार्कर्स, यस सर, ठीक है। अब ये एम्पिसिलिन और टेट्रासाइक्लिन क्या है, जिसके प्रति हम लोग तो रेजिस्टेंट मिल रहा है, ये PBR322 से या ई कोलाई को मिलता है। ये दोनों क्या होते हैं, एंटीबायोटिक होते हैं। कौन होते हैं, एंटीबायोटिक होते हैं, जो बैक्टीरिया को मारने के काम आते हैं। तो ई कोलाई क्या है, एंटीबायोटिक। तो ये PBR322 उस दो एंटीबायोटिक के खिलाफ इस ई कोलाई तो क्या दे देता है, सिक्योरिटी दे देता है। क्या दे देता है, सिक्योरिटी दे देता है, हाँ कि ना, यस सर। तो वापस आते हैं अपने उसमें, इधर गया, ये वाला था, हाँ ये था। तो सर अब ये सेलेक्टेबल मार्कर्स क्या होते हैं, सेलेक्टेबल मार्कर्स क्या होते हैं सर, सेलेक्टेबल मार्कर्स एक चिड़िया का नाम है। सेलेक्टेबल मार्कर किस चिड़िया का नाम है, किस चीज का नाम है, चिड़िया का नाम है, चिड़िया का नाम है, हट, चिड़िया का नाम है। तो सर वहाँ से खुद बोलता है और हम लोग तो बोलता है ऐसा। अभी डिसलाइक करके चल देंगे, पढ़ाई नहीं, मुझे पढ़ाना है बस, ठीक है। तो सिलेक्टेबल मार्कर्स क्या है, सिलेक्टेबल मार्कर्स क्या है, किस चिड़िया का नाम है, पत्तगीसो, ठीक है। चलो वापस आओ। अभी मैंने थोड़े दिन हम लोगों ने पहले पढ़ा था, ये पिछले लेक्चर में ही पढ़ा था। तीन पॉसिबिलिटी होती है जब हम लोग वो बनाते हैं, जाते थे बायोटेक्नोलॉजी करने जाते हैं। कुछ होते हैं ट्रांसफॉर्मेंट, कुछ होते हैं नॉन ट्रांसफॉर्मेंट। और उन ट्रांसफॉर्मेंट में से भी दो कैटेगरी हो जाती है, कुछ होते हैं लीकॉम्बिनेंट, कुछ होते हैं नॉन लीकॉम्बिनेंट। तो एक लीकॉम्बिनेंट वाला ही हमारे काम का है, क्योंकि उसके अंदर ही RDNA गया। तो इस लीकॉम्बिनेंट तो मुझे नॉन लीकॉम्बिनेंट और नॉन ट्रांसफॉर्मेंट से अलग करना है। तो उसे अलग सेपरेट या उसे अलग आइडेंटिफाई करने में कौन मदद करता है, उसे आइडेंटिफाई करने में मदद करता है सेलेक्टेबल मार्कर्स। ये क्या करता है, सेलेक्टेबल मार्कर्स लेता है, हाँ कि ना। और ये सेलेक्टेबल मार्कर्स किस में प्रेजेंट रहता है, वेक्टर में प्रेजेंट होता है। और ये किससे आइडेंटिफाई करने में मदद करता है,
रिकॉम्बिनेंट फ्रॉम नॉन रिकॉम्बिनेंट, या बोल सकते हैं डिफ्रेंशिएट करने में मदद करता है एक रिकॉम्बिनेंट तो फ्रॉम नॉन रिकॉम्बिनेंट एंड नॉन ट्रांसफॉर्मेंट, हेल्प टू डिफ्रेंशिएट। यहाँ हेल्प टू डिफ्रेंशिएट किसे डिफ्रेंशिएट करने में मदद करता है, हेल्प टू डिफ्रेंशिएट, पर किसे, एक रिकॉम्बिनेंट तो नॉन रिकॉम्बिनेंट से, हेल्प टू डिफ्रेंशिएट रिकॉम्बिनेंट फ्रॉम नॉन रिकॉम्बिनेंट एंड नॉन ट्रांसफॉर्मेंट, help to differentiate recombinant from recombinant from recombinant from non-recombinant from non-recombinant and non-transformant from non-recombinant and non-transformant, हाँ कि ना, from non-recombinant, ये नॉन रिकॉम्बिनेंट है ना, जगह कंप्लीट, ठीक है, एंड नॉन ट्रांसफॉर्मेंट एंड नॉन ट्रांसफॉर्मेंट एंड नॉन ट्रांसफॉर्मेंट, हाँ कि ना, यस सर, हाँ कि ना, यस सर, ठीक है, वैसे भी मेरी हैंडराइटिंग गंदी है, ठीक है, ठीक है, तो हेल्प टू डिफरेंशिएट करता है एक रिकॉम्बिनेंट फ्रॉम नॉन रिकॉम्बिनेंट एंड नॉन ट्रांसफॉर्मेंट, हाँ कि ना। तो जनरली कौन से सेलेक्टेबल मार्कर्स यूज होते हैं, सर ये तो पता चल गया, मतलब ये वेक्टर में प्रेजेंट रहता है, तो ये है क्या, ये कैसे मदद करता है, ये क्या करता है, एक वेक्टर जो रहता है वो क्या लेता है, प्लाज्मिड बैक्टीरियोफाज का डीएनए हाइब्रिड वेक्टर लेगा, आर्टिफिशियल वेक्टर लेगा, तो करता क्या वेक्टर एक प्लाज्मिड की मदद से समझते हैं, प्लाज्मिड क्या करता है, कुछ एक्स्ट्रा स्केलेटल देता है, बैक्टीरिया तो मैंने बताया था, हाँ कि ना, तो वैसे ही अगर वेक्टर भी एक्स्ट्रा स्केलेटल देने लग जाए, प्लाज्मिड भी एट दी एंड वेक्टर ही है, तो अगर वो एक्स्ट्रा स्केलेटल दे रहा है और उस स्केलेटल में और उस स्केलेटल से मैं रिकॉम्बिनेंट और नॉन रिकॉम्बिनेंट तो बदल सकता को डिफरेंशिएट कर सकता हूँ, तो वो मेरे लिए क्या बन जाएगा, सेलेक्टेबल मार्कर्स। तो एट दी एंड सेलेक्टेबल मार्कर्स होते क्या है, ये कुछ कैरेक्टर्स होते हैं जो होस्ट सेल को किसके द्वारा दिए जाते हैं, वेक्टर के द्वारा दिए जाते हैं, और जो मदद करते हैं रिकॉम्बिनेंट को डिफरेंशिएट करने से नॉन रिकॉम्बिनेंट और नॉन ट्रांसफॉर्मेंट से, मतलब हम लोग तो पहचानने में मदद करते हैं कि ये रिकॉम्बिनेंट है, ये नॉन रिकॉम्बिनेंट है और ये नॉन ट्रांसफॉर्मेंट है, हाँ कि ना, यस सर, सर वापस से समझाओ, ठीक है। तो जो वेक्टर है वो प्लाज्मिड भी है, तो प्लाज्मिड करता क्या बैक्टीरिया में, एक्स्ट्रा कैरेक्टर्स देता है, तो साइंटिस्ट लोग के दिमाग में आया कि हम लोग नॉन रिकॉम्बिनेंट रिकॉम्बिनेंट नॉन ट्रांसफॉर्मेंट तीनों को डिफरेंशिएट करें कैसे, तो उसका सबसे अच्छा उन लोग तो सही तरीका क्यों लगा, तो उन लोग प्लाज्मिड तो पहले से यूज करते हुए आ लेते, और प्लाज्मिड जो है वो एक्स्ट्रा कैरेक्टर देता है, तो उन लोग तो सबसे अच्छा चीज क्या लगा, उन लोगों ने देखा कि अगर ये एक्स्ट्रा कैरेक्टर देता है और इस एक्स्ट्रा कैरेक्टर से की मदद से अगर मैं रिकॉम्बिनेंट नॉन रिकॉम्बिनेंट और नॉन ट्रांसफॉर्मेंट तो अलग कर पाऊँ, तो वो क्या कहला जाएगा, मेरे चांदी ही चांदी हो जाएगी, साइंटिस्ट लोग तो लगा। तो अब ये कैरेक्टर मदद कैसे कर रहा है बेसिकली, ठीक है, सेलेक्टेबल मार्कर्स एक कैरेक्टर है जो दिया जाता है होस्ट सेल को किसके द्वारा, वेक्टर के द्वारा। अब बेसिकली वेक्टर है क्या, डीएनए ही है, डीएनए ही है, तो डीएनए में कोई सा भी कैरेक्टर कैसे लेता है, डीएनए में कोई सा भी कैरेक्टर न्यूक्लियोटाइड की सीक्वेंस के कारण होता है, कोडिन के कारण होता है, और वो होते हैं न्यूक्लियोटाइड के सीक्वेंस। तो अगर मैं इन न्यूक्लियोटाइड के सीक्वेंस में छेड़छाड़ कर दूं तो क्या ये कैरेक्टर लॉस हो जाएगा, हाँ कि ना, यस सर, सर समझ में नहीं आया, ठीक है, चलो वेक्टर है क्या, वेक्टर है डीएनए, वेक्टर क्या है डीएनए, वेक्टर क्या है डीएनए। अब डीएनए क्या, डीएनए में किसी भी कैरेक्टर को कोड करने वाला क्या लेता है, जीन, क्या लेता है जीन, क्या लेता है जीन, क्या लेता है जीन। अब जीन क्या लेता है, न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस, न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस, जीन क्या लेता है, न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस। तो अगर मैं इस न्यूक्लियोटाइड के सीक्वेंस को बदल दूं तो क्या जीन बदलेगा, क्या जीन बदलेगा, न्यूक्लियोटाइड की सीक्वेंस तो बदल दूं तो क्या जीन बदल जाएगा, क्या कैरेक्टर है वो बदल जाएगा, हाँ कि ना, हाँ कि ना, ठीक है। तो उन लोगों ने क्या किया, बदल जाएगा सर, जीन को बदलेंगे, मतलब इसके एक डीएनए के पार्ट के अंदर वहाँ की न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस बदल देंगे, तो वहाँ पे क्या बदल जाएगा, कैरेक्टर बदल जाएगा, वहाँ पे कैरेक्टर बदल जाएगा। अब सीक्वेंस तो बिना बदले भी कुछ कर सकते हैं,
अगर मैं इस स्टैंड को गायब कर दूं, हाँ कि ना, और इसकी जगह दूसरी स्टैंड ला के लगा दूं, अगर मैं इस स्टैंड को गायब कर दूं और इसकी जगह कोई दूसरी स्टैंड ला के लगा दूं, तो ये क्या वही इंफॉर्मेशन कैरी करेगी जो पहली वाली स्टैंड कैरी कर रही थी? हाँ कि ना, हाँ कि ना? तो आंसर होगा ना, ये पहली वाली स्टैंड की इंफॉर्मेशन कैरी नहीं कर पाएगी, तो ये तो दूसरी स्टैंड है। हाँ कि ना? यस सर। और हम लोग कर क्या रहे हैं? हम लोग कर क्या रहे हैं? ये डीएनए मॉलिक्यूल है, ये डीएनए मॉलिक्यूल है, हाँ कि ना? अब इसमें मैं अब इसमें मैं क्या करूँगा, जो यहाँ से काटूंगा और अपना फॉरेन डीएनए यहाँ पे लाके लगा दूंगा, हाँ कि ना? तो सीक्वेंस बदल गई, क्या हो गई, बीच की सीक्वेंस बदल गई, हाँ कि ना? यस सर। मतलब ये जो इतना बड़ा जो जीन था, पहले क्या कर रहा था, पहले जो एक कैरेक्टर के कोड कर रहा था, अब ये जीन क्या हो गया, इनएक्टिवेट हो गया। अब ये जीन क्या हो गया, इनएक्टिवेट हो गया, हाँ कि ना? हो गया सर, ये जीन इनएक्टिवेट हो गया। ठीक है, तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, कोई फॉरेन डीएनए घुसा के उस जगह को इनएक्टिवेट करना, उस जगह को इनएक्टिवेट करना क्या कहलाता है, इंसर्शनल इनएक्टिवेशन, इंसर्शनल इनएक्टिवेशन, हाँ कि ना? यस सर। तो सर वापस से समझो, ठीक है, अब इसे वेक्टर की मदद से समझते हैं, वेक्टर की मदद से समझते हैं, वेक्टर के डायग्राम की मदद से। ये डीएनए वाला से तो समझ में आ गया ना? हाँ, अब इसे और आसानी से समझते हैं वेक्टर की मदद से। ठीक है, तो मान लेते हैं ये सेम वेक्टर है, जो सेम वेक्टर है, मतलब ये भी मान लेते हैं PBr322, ये भी PBr322 और ये भी PBr322। ठीक है, हाँ कि ना? तो अब ये जो है, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे जो है वो टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन था, यहाँ पे कौन था, टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन। अब मैंने इसे यहाँ से काटा, यहाँ से काटा, यहाँ से काटा, और इसमें क्या घुसेल दिया, इसमें छोटा सा अपना, इसमें छोटा सा अपना फॉरेन डीएनए घुसेल दिया, इसमें क्या अपना छोटा सा फॉरेन डीएनए घुसेल दिया। तो पहले जो इसमें सीक्वेंस थी न्यूक्लियोटाइड की, क्या वो अब बदल गई, क्या वो बदल गई? हाँ सर। तो क्या जो पहले टेट्रासाइक्लिन के लिए कोड कर रहा था, वो सीक्वेंस किसे रिप्रेजेंट कर ली थी, टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन को बता ली थी। तो अब वो क्या सीक्वेंस बदल गई, तो अब वो क्या टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस प्रोवाइड करवा पाएगी, नहीं करवा पाएगी। और ये क्यों नहीं करवा पा रही है, तो वो जीन इनएक्टिवेट हो गई, कोई अपना काम नहीं करवा पा रहे, मतलब वो उस चीज में, या कोई अपना काम नहीं कर रहा है, मतलब वो इनएक्टिवेट हो गया उस चीज के लिए, हाँ कि ना? हाँ कि ना? जैसे मैं बोल रहा हूँ मोबाइल जो है वो कॉल नहीं लगा पा रहा, तो इसमें कॉलिंग का फीचर इनएक्टिवेट हो गया है, हाँ कि ना? ऐसे बोल सकता हूँ। तो यहाँ पे जीन के सीक्वेंस तो हैं, पर बीच में दूसरी कोई सीक्वेंस आ गई है, हाँ कि ना? कोई सीक्वेंस इनएक्टिवेट, कोई सीक्वेंस इंसर्ट कर दी गई है, जिसके कारण ये जीन इनएक्टिवेट हो गया। तो किसी चीज में इंसर्ट करके उस जीन को इनएक्टिवेट करवा देना क्या कहलाता है, इंसर्शनल इनएक्टिवेशन। क्या कहलाता है, इंसर्शनल इनएक्टिवेशन, हाँ कि ना? इंसर्शनल इनएक्टिवेशन, हाँ कि ना? यस सर, ये कहलाता है इंसर्शनल इनएक्टिवेशन। ठीक है सर, मान गए इंसर्शनल इनएक्टिवेशन, आप तो मान गए सर, इतनी आसानी से समझा दिए। ये हम लोग दिमाग बच्चे दिमाग पकड़े रहते हैं, समझ में नहीं आता इंसर्शनल इनएक्टिवेशन है क्या, सेलेक्टेबल मार्कर्स है क्या, मैंने बता दी एकदम, मतलब बता दिया थी। सेलेक्टेबल मार्कर्स कलेक्टर्स हैं जिनसे हम लोग छेड़छाड़ करते हैं, जिनकी मदद से हम लोग रिकॉम्बिनेंट और नॉन रिकॉम्बिनेंट और नॉन ट्रांसफॉर्मेंट से अलग बनाते हैं, से अलग डिफरेंशिएट करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं सर, ये मैंने बता दिया। ठीक है, चलो अब अब यहाँ पे क्या है, एक होस्ट सेल है, मान लेते हैं ई कोलाई है, मान लेते हैं ई कोलाई है, मान लेते हैं ई कोलाई है, हाँ कि ना? ये सर है, मान लिए सर है। अब यहाँ पे भी एक ई कोलाई है, और ये क्या है, ये बली सी ये पैटेली डिश है, मान लेते हैं, हाँ कि ना? ये सर, ये पैटेली डिश है। तो कुछ समय बाद जब मैं इसे छोड़ दूंगा, कुछ और प्रोसेस लगाऊंगा जिसके कारण जिससे मैं ये सुटेबल बनाऊंगा कि होस्ट सेल वेक्टर डीएनए तो ले ले। तो मान लेते हैं ये वाला नहीं लिया, ये वाला इसे नहीं लिया, तो ये दोनों तो अभी भी ऐसे ही पले हुए हैं, हाँ कि ना? यस सर, ये दोनों अभी भी ऐसे ही पले हुए हैं। अब ये वाला तो ले लिया,
अब ये वाला किसे लिया, इसे लिया, हाँ कि ना, सिर्फ वेक्टर को लिया, हाँ कि ना, यस सिर्फ वेक्टर को लिया, ठीक है, ये ला, और ये वेक्टर ये ला, ठीक है। अब अब ये जो बैक्टीरिया है ये इसे ले लिया, हाँ कि ना, ये इसमें चल दिया, हाँ कि ना, यस सर, इसमें चल दिया सर, चल दिया। तो अब ये हो गया या, ठीक है सर, ये हो गया हाँ कि ना, यस सर। तो अब मैं क्या करूँगा, ये न्यूट्रिटिव मीडियम है, ये क्या है, न्यूट्रिटिव मीडियम है पहले देश में, तो ये दोनों कॉलोनी ग्लो करेंगे, ये एक अपनी इधर कॉलोनी ग्लो कर लिया, ये एक अपनी इधर कॉलोनी ग्लो कर लिया, और ये एक अपनी इधर कॉलोनी ग्लो कर लिया, हाँ कि ना, यस सर। अब मैं क्या कर सकता हूँ, मैं क्या करूँगा बेसिकली, तीनों कॉलोनी अलग अलग रहेंगी, हाँ कि ना, यस सर, ठीक है सर। तो अब मैं क्या करूँगा, इधर से थोड़ा सा भाग काट के निकाल लो, मैं जो कर रहा हूँ वो बता रहा हूँ, मैं यहाँ से थोड़ा सा भाग काट के निकाल लूंगा, मैं इसमें क्या डालूंगा, एम्पिसिलिन डालूंगा और टेट्रासाइक्लिन डाल दूंगा, क्योंकि ये जो हमारा पीबीआर 322 है, ये जो हमारा पीबीआर 322 है, ये किससे रेजिस्टेंस प्रोवाइड कर रहा था, एम्पिसिलिन और टेट्रासाइक्लिन, तो एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस जीन और टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन प्रेजेंट था। तो अगर ये पीबीआर 322 अंदर गया होगा, मतलब होस्ट सेल में उनके प्रति रेजिस्टेंस आ गया होगा, तो यहाँ पे जो ये कॉलोनी बनी, यहाँ पे ये जो कॉलोनी बनी थी, ये उस बैक्टीरिया के द्वारा बनी थी जो अंदर वेक्टर लिया ही नहीं था, मतलब ये जो है ये मर जाएगा, ये क्या होगा, मर जाएगा, ठीक है सर। फिर यहाँ पे जो कॉलोनी बनी, मैंने इसका थोड़ा सा भाग ले लिया, ये बाहर ये थोड़ा सा भाग ले लिया, अब इसमें मैंने पहले डाला एम्पिसिलिन, हाँ कि ना, तो देखते हैं ये इस बैक्टीरिया के द्वारा बनी है, और ये बैक्टीरिया क्या है, ये है नॉन रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफॉर्मेंट। ये वाला बैक्टीरिया कौन था, ये था नॉन ट्रांसफॉर्मेंट, जो वेक्टर लिया ही नहीं था, ये सिर्फ वेक्टर लिया है, ये ऐसा वेक्टर लिया है जो आरडीएनए नहीं बनाया है, मतलब ये सिर्फ वेक्टर लिया है, तो इसके पास एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन भी है और टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन भी है, तो मैं जब इसमें एम्पिसिलिन डालूंगा तो ये नहीं मलेगा, ये नहीं मलेगा, और जब टेट्रासाइक्लिन डालूंगा तब भी ये नहीं मलेगा, हाँ कि ना, ठीक है। अब ये बचा तीसरा बैक्टीरिया, ये तीसरा बैक्टीरिया क्या है, नॉन यानी ये है रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफॉर्मेंट, ये है रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफॉर्मेंट, मतलब ये अंदोता आरडीएनए लिया है, तो ये जो कॉलोनी है इससे मैं क्या लूंगा, इससे मैं थोड़ा सा भाग लूंगा, इससे मैं क्या लूंगा, थोड़ा सा भाग लूंगा। अब यहाँ पे मैंने क्या किया था, टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन क्या हुआ था, इनएक्टिवेट कर दिया था, पर एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन तो इनएक्टिवेट नहीं हुआ था, मतलब जब मैं इसमें एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन एम्पिसिलिन डालूंगा तो एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन के कारण इसके पास प्रॉपर्टी आ गई है एम्पिसिलिन के अगेंस्ट रेजिस्टेंट जीन, तो नहीं मरेगा, पर जैसे ही मैं इसमें टेट्रासाइक्लिन डालूंगा ये मर जाएगा, तो इसका मतलब मुझे पता चल गया था ये जो कॉलोनी है ये किसकी है, ये जो कॉलोनी है ये किसकी है, ये रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफॉर्मेंट की है, मतलब ये कॉलोनी है जो आरडीएनए लिया है, मतलब ये कॉलोनी है जिसके अंदर मेरा फॉरेन डीएनए है, तो मैं इस कॉलोनी को लूंगा और अपना बायोरिएक्टर्स फॉर्मेंटर्स, जिसमें बड़े बड़े टैंक्स होते हैं जिनके अंदर बायोटेक्नोलॉजी की जाती है, प्रोडक्ट बनवाए जाते हैं, बायोटेक्नोलॉजी में प्रोडक्ट बनवाए जाते हैं, हम लोग तो छोटी छोटी पैकेज इसमें कर लें, पर इंडस्ट्रियल स्केल में बड़े बड़े कंटेनर टैंकर्स के अंदर करवाया जाता है, हाँ कि ना, यस सर, ठीक है। तो बायोरिएक्टर्स या उसमें डाल के अपना काम करवा लूंगा, इससे अच्छे से ग्रोथ करवाते, ठीक है सर, ठीक है। तो अब यहाँ पे जो एम्पिसिलिन जो था या टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन था, ये क्या था, सेलेक्टेबल मार्कर्स था, ये क्या था, सेलेक्टेबल मार्कर्स था, हाँ कि ना, यस सर, ये सेलेक्टेबल मार्कर्स थे, तो ये इस तरीके से हम लोग सेलेक्टेबल मार्कर जो असल में कैरेक्टर्स हैं जो वेक्टर के द्वारा दिए जाते हैं उसके थ्रू रिकॉम्बिनेंट और नॉन रिकॉम्बिनेंट और नॉन ट्रांसफॉर्मेंट से अलग कर पाते हैं, हाँ कि ना, यस सर, ठीक है। तो सेलेक्टेबल मार्कर किस चीज में मदद करते हैं, हमारी रिकॉम्बिनेंट और नॉन रिकॉम्बिनेंट से अलग करने में मदद करते हैं, हाँ कि ना, यस सर। अब आगे बढ़ते हैं, अब आगे बढ़ेंगे तो हम लोग तो समझ में आएगा कि हम लोग जो होस्ट सेल लेते हैं, हम लोग जनरली होस्ट सेल जो ले रहे हैं वो क्या है, वो क्या है, बैक्टीरिया, जैसे हम लोग ई कोलाई लिए तो वो क्या है, बैक्टीरिया है,
तो बैक्टीरिया के लिए सबसे अच्छा सेलेक्टेबल मार्कर्स क्या हो सकता है, आप ही सोच के बताएं। बैक्टीरिया तो जब हम लोग कॉलोनी में ग्रोथ कर रहे हैं तो अभी हम लोग ने एम्पिसिलिन और टेट्रासाइक्लिन का यूज किया। हमने अभी एम्पिसिलिन और टेट्रासाइक्लिन का यूज किया, मतलब एंटीबायोटिक का यूज करना होस्ट सेल में, क्योंकि हम लोग जनरली पढ़ते किसके बारे में, बैक्टीरिया के बारे में बायोटेक्नोलॉजी में, और यूज भी बैक्टीरिया का करते तो इनकी ग्रोथ करवाना आसान रहता है, इनकी कॉलोनी बनाना आसान रहता है, इन्हें बायोरिएक्टर और फर्मेंटर्स में इनकी ग्रोथ करवाते प्रोडक्ट बनाना आसान रहता है, तो वो सेल जनरली बैक्टीरिया यूज किया जाता है। अब बैक्टीरिया के लिए सबसे अच्छा सिलेक्टेबल मार्कर्स क्या है, जो रिकॉम्बिनेंट और नॉन रिकॉम्बिनेंट तो अलग कर सके, या ट्रांसफॉर्मेंट और नॉन ट्रांसफॉर्मेंट तो अलग कर सके, वो होता है एंटीबायोटिक। वो क्या होता है, एंटीबायोटिक। वो क्या होता है, एंटीबायोटिक। हाँ कि ना, वो क्या होता है, एंटीबायोटिक्स होते हैं। तो मोस्ट फ्रीक्वेंटली यूज या मोस्ट कॉमन क्या बोल सकते हैं, एंटीबायोटिक। ये नहीं ता देते हैं, ता देते हैं सेलेक्टेबल मार्कर्स, क्या बोल सकते हैं, मैं एंटीबायोटिक बोला था। मोस्ट कॉमनली यूज सेलेक्टेबल मार्कर्स क्या हो सकते हैं, या कॉमन सेलेक्टेबल मार्कर्स क्या हो सकते हैं जो ज्यादा कर पाए जाते हैं, वो हो सकते हैं एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन। वो क्या हो सकते हैं, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन, क्योंकि इस एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन में हम लोग इंसर्शनल इनएक्टिवेशन करवा देंगे। हम लोग क्या करवा देंगे, इंसर्शनल इनएक्टिवेशन करवा देंगे, और उसके थ्रू हम लोग पहले ट्रांसफॉर्मेंट और नॉन ट्रांसफॉर्मेंट में अंतर कर लेंगे, फिर रिकॉम्बिनेंट और नॉन रिकॉम्बिनेंट में अंतर कर लेंगे। तो मोस्ट फ्रीक्वेंटली यूज या मोस्ट कॉमन वो कौन है सेलेक्टेबल मार्कर्स, वो है एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन। वो कौन है, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन। हाँ कि ना, यस सर, वो है एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन। ठीक है। अब अब हम लोग जिस बैक्टीरिया का यूज करते हैं, हम लोग जिस बैक्टीरिया का यूज करते हैं मोस्ट कॉमनली, या हम लोग जिसके बारे में पढ़ते हैं, वो है ई कोलाई। हाँ कि ना। अब ई कोलाई के पास खुद का कोई सा एंटीबायोटिक नहीं रहता, नो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट। इसके पास नेचुरली कोई एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस नहीं रहता, कोई एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस नहीं रहता, कोई एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस नहीं रहता। हाँ कि ना। इसी का तो यूज स्टेपन यानी स्टैनली कोहेन एंड हर्बर्ट बॉयल में यूज किया था पहला आरडीएनए बनाने के लिए, क्योंकि ई कोलाई के पास कोई एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन था नहीं, तो उन लोगों ने सोचा कि क्या हम लोग इस एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन तो निकाल के किसी और ऑर्गेनिज्म में डालें, तो क्या हम लोग उसमें एंटीबायोटिक उसमें क्या वो प्रॉपर्टी आ जाएगी। प्लस उन लोगों ने ये भी सोचा थी क्या प्लाज्मिड दूसरे में काम कर पाएगा, क्या दूसरे इकोलाई में काम कर पाएगा। तो उन लोगों ने क्या किया, दोनों डीएनए मॉलिक्यूल तो टेस्ट करने थे, दोनों तो एक दूसरे में इनकॉर्पोरेट कर दिया। वेक्टर डीएनए लिया, और ये नहीं चाहते थे प्लाज्मिड लिया, और एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट लिया, दोनों तो एक यानी एक बनाया, आर डीएनए बनाया, और ई कोलाई के अंदर डाल दिया था। ऐसे ही तो किया था। किधर गया वो, ये तो नेमिंग ऑफ स्टेशन एंजाइम है, और फिर वो किधर गया, किधर है, ये है। हाँ, तो स्टैनली कोइन और अल्बर्ट बॉयल ने क्या किया था, प्लाज्मिन लिया था और एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन लिया था। हाँ कि ना, यस सर। तो उन लोगों ने फिर एंटीबायोटिक डाल के चेक कैसे कर पाए थे, क्योंकि ई कोलाई के पास पहले से कोई एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस नहीं होता, कोई एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस नहीं होता। हाँ कि ना, यस सर। ठीक है, इतनी बात समझ में आई, यस सर। अब आते हैं, तो ये जो वो हैं रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफॉर्मेंट था, नॉन रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफॉर्मेंट से अलग करने के ये दो तरीके हैं। क्या तरीके हैं, दो तरीके हैं। हम लोग तो दो तरीके पढ़ना है। हाँ कि ना, दो तरीके पढ़ना है। एक है टू स्टेप प्रोसेस, एक है टू स्टेप प्रोसेस, और एक क्या है, वन स्टेप प्रोसेस। एक क्या है, वन स्टेप प्रोसेस। एक क्या है, वन स्टेप प्रोसेस। तो सर ये टू स्टेप प्रोसेस या वन स्टेप प्रोसेस क्या है, बेसिकली क्या है। टू स्टेप प्रोसेस में क्या करेंगे पहले समझ लेते हैं। टू स्टेप प्रोसेस में क्या करेंगे, हम लोग PBr322 लेंगे, उसमें क्या करेंगे, टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन को क्या करवा देंगे, इंसर्शनल इनएक्टिवेशन उसका करवा देंगे। क्या करेंगे,
PBr322 लेंगे, उसमें इंसर्शनल इनएक्टिवेशन करवा देंगे एम्पिसिलिन का या टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन का, दोनों में से किसी का वो करवा देंगे इंसर्शनल इनएक्टिवेशन, हाँ कि ना। तो वो वाला मान लेते हैं टेट्रासाइक्लिन का करवा लिए, तो टेट्रासाइक्लिन वाला रेजिस्टेंट जीन उसमें काम नहीं करेगा जिसमें RDNA जाएगा, ठीक है। तो उस ई कोलाई में या उस होस्ट सेल में टेट्रासाइक्लिन के अगेंस्ट रेजिस्टेंस नहीं आएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, कल्चर प्लेट में कल्चर प्लेट में क्या डालेंगे, कल्चर प्लेट में डालेंगे वेक्टर डालेंगे हमारा, वो डालेंगे पॉलन DNA, और उसके लिए टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन में इंसर्शनल इनएक्टिवेशन करवाने के लिए टेट्रासाइक्लिन में हम मान लेते हैं BAM-H1 डाल देते हैं, रेजिस्टेंट एंजाइम BAM-H1 डाल देते हैं। तो ये किधर काटेगा, ये इधर काटेगा, ये इधर काटेगा, और यहाँ पे क्या है, पॉलन DNA घुसेल जाएगा, मतलब यहाँ पे क्या होगा, इंसर्शनल इनएक्टिवेशन हो जाएगा, यहाँ पे क्या होगा, इंसर्शनल इनएक्टिवेशन हो जाएगा, हाँ कि ना। यहाँ पे इंसर्शनल इनएक्टिवेशन हो गया, हाँ कि ना, यस सर, ठीक है। तब क्या करेंगे, अब क्या करेंगे, इंसर्शनल इनएक्टिवेशन हो गया, उसमें कुछ ऐसी वेक्टर बचा रहेगा और कुछ ऐसा रहेगा जिसमें इंसर्शनल इनएक्टिवेशन हो गया होगा, मान लेते हैं ये है RDNA, ठीक है, ये है RDNA, हाँ कि ना, ये है RDNA, ठीक है। अब कुछ हॉस्टल ऐसे लेंगे जिनमें कुछ नहीं गया रहेगा, ना RDNA गया होगा ना वेक्टर गया होगा, कुछ ऐसे लेंगे जिनमें RDNA गया होगा, जिनमें क्या गया होगा, पहले बोल लेते हैं वेक्टर गया होगा, और कुछ ऐसे लेंगे जिनमें क्या गया होगा, RDNA गया होगा, जिनमें क्या गया होगा, RDNA गया हुआ होगा, हाँ कि ना, यस सर, जिनमें RDNA गया हुआ होगा। तो अब मैं क्या करूँगा, अब मैं क्या करूँगा, इन्हें पैथिले देश में क्या होने दूंगा, ग्रोथ होने दूंगा, इनकी कॉलोनी बनने पैथिले देश में दूंगा, इनकी क्या बनने दूंगा, पैथिले देश में, मान लेते हैं ये है पैथिले देश, इसमें इनकी कॉलोनी बनने दूंगा, इनकी क्या बनने दूंगा, कॉलोनी बनने दूंगा, इनकी क्या बनने दूंगा, कॉलोनी बनने दूंगा, हाँ कि ना। अब क्या करूँगा, अब क्या करूँगा मैं, एक फाइन लेपली यानी एक वो लाऊंगा, फाइन वेलवेट पेपर लाऊंगा, एक फाइन वेलवेट पेपर लाऊंगा या एक थिन वेलवेट की फाइबर लाऊंगा, हाँ कि ना, और उसे इसके ऊपर रख दूंगा, उसे इसके ऊपर ऐसे करके रख दूंगा। अब ये फाइन वेलवेट के पेपर या उसमें क्या लेते हैं, ऐसे कपड़े को देखे हो कभी, कॉटन कपड़े को लाइट में ऐसे करके, तो ऐसा जाली जाली बना लेते हैं, हाँ कि ना। तो वैसे ही इसमें भी बना होगा। तब इसे क्या करूँगा, दूसरी एक प्लेट के ऊपर क्या कर दूंगा, पलट दूंगा, दूसरी एक प्लेट के ऊपर ऐसे करते पलट दूंगा, इसे इसके ऊपर ऐसे करते पलट दूंगा, तो ये कुछ ऐसा दिखेगा, हाँ कि ना, हाँ कि ना, कुछ ऐसा दिखेगा। तब जो इधर कॉलोनी बने होंगे वो इसमें थोड़े थोड़े फंस जाएंगे, मतलब लेप्लिका प्लेट में क्या आ जाएंगी, कॉलोनीज आ जाएंगी, तो एक लेप्लिका प्लेट बन जाएगी, हाँ कि ना, जहाँ पे जो जिसकी कॉलोनी थी उसके साथ, और जो ओरिजिनल प्लेट है, ओरिजिनल प्लेट में मान लेते हैं ये 3 कॉलोनी थी, हाँ कि ना। अल्लों ने फाइन वेलवेट पेपर या फाइन वेलवेट फाइबर के थ्रू यही 3 कॉलोनी एकदम वैसी बना लिए, ठीक है, हाँ कि ना, यस सर, वैसी बना लिए, या एकदम ऐसी बनाने के लिए मैं वो कर लेता हूँ, इसे इरेज कर देता हूँ, इसे क्या कर देता हूँ, इरेज कर देता हूँ और इसके थ्रू बना लेता हूँ। ठीक है, तो ये एकदम इसकी कॉपी बन गई, हाँ कि ना, जादू सर जादू, ठीक है। तो ये वाली कॉलोनी मान लेते हैं नॉन ट्रांसफॉर्मेंटी थी, तो ये भी कॉलोनी किसकी होगी, नॉन ट्रांसफॉर्मेंटी होगी। ये क्या है, लेप्लिका प्लेट है, ये क्या है, लेप्लिका प्लेट है, हाँ कि ना, ये क्या है, लेप्लिका प्लेट है, हाँ कि ना, ठीक है, ये लेप्लिका प्लेट है, हाँ कि ना, यस सर, ये लेप्लिका प्लेट है, ठीक है। अब ये लेप्लिका प्लेट है, ठीक है, तो ये मान लेते हैं नॉन ट्रांसफॉर्मेंटी होगी, अगर ये नॉन ट्रांसफॉर्मेंटी है ये वाली, तो ये भी किसकी होगी, नॉन ट्रांसफॉर्मेंटी होगी। तो अगर मैं यहाँ पे इसमें क्या करूँगा, लेप्लिका प्लेट में क्या डालूंगा, एम्पीसिलिन रेजिस्टेंट जीन और टेट्रास, पहले एम्पीसिलिन डालूंगा, तो ये वाली मर जाएगी, ये वाली मर जाएगी, ये क्या होगी, मर जाएगी, हाँ कि ना, क्योंकि ये क्या है, नॉन ट्रांसफॉर्मेंट है, तो इसमें कोई सी भी एंटीबायोटिक से रेजिस्टेंस नहीं आई है, ठीक है सर, मान लेते हैं नहीं आई है, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब क्या करेंगे,
अब मान लेते हैं ये जो है, अरे यार क्या हो रहा है, ये कलर लेता हूँ, ठीक है। मान लेते हैं अब ये जो है, ये है मान लेते हैं ली कॉम्बिनेंट। ये क्या है? ली कॉम्बिनेंट। ये क्या है? ली कॉम्बिनेंट है। ये क्या है? ली कॉम्बिनेंट है। ये क्या है? ली कॉम्बिनेंट है बेसिकली। ये क्या है? ली कॉम्बिनेंट है। तो ये भी क्या होंगे? ये भी ली कॉम्बिनेंट होंगे, हाँ कि ना? तो जब मैं इसमें टेट्रासाइक्लिन डालूंगा, तो जो आर डीएनए था उसमें टेट्रासाइक्लिन क्या हुआ था? उसका इंसर्शनल इनएक्टिवेशन हो गया होगा। तो जिसमें आर डीएनए गया होगा, मतलब जो ये ली कॉम्बिनेंट है, इसमें टेट्रासाइक्लिन के अगेंस्ट रेजिस्टेंट जीन नहीं आएगा। तो जब मैं डालूंगा तो इसमें ये जो है, ये वाली कॉलोनी मर जाएगी। तो मुझे पता चल जाएगा ये क्या है? ली कॉम्बिनेंट। और मुझे ये भी पता चल जाएगा दोनों को सर्वाइव कौन की? ये वाली कॉलोनी, मतलब ये है नॉन ली कॉम्बिनेंट, हाँ कि ना? यस सर। तो क्या मुझे एक दूसरी प्लेट नहीं बनानी लगी? पहले मुझे एक प्लेट बनानी लगी वेलवेट पेपर या वेलवेट फाइबर के थ्रू मैंने उसी की एक रेप्लिका प्लेट बनाई, हाँ कि ना? तो क्या ये दो स्टेप प्रोसेस नहीं हुआ? हो गया सर। तो ये होता है दो स्टेप प्रोसेस, जिसमें मैं एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन और टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन का यूज करता हूँ ली कॉम्बिनेंट और नॉन ली कॉम्बिनेंट को अलग अलग पहचानने के लिए, हाँ कि ना? यस सर। अब सिंगल स्टेप प्रोसेस क्या है सर? अब सिंगल स्टेप प्रोसेस क्या होता है? एक वो आता है, क्या आता है? लेग जेड जीन। एक क्या आता है? लेग जेड जीन आता है, हाँ कि ना? यस सर। एक लेग जेड जीन आता है। अब लेग जेड जीन क्या करता है? अब लेग जेड जीन क्या करता है? एक वो आता है, बता देते हैं, वेक्टर, उसमें लेग जेड जीन आता है। उसमें क्या आता है? लेग जेड जीन आता है। अब जीन जो है वो किसे कोड करता है? वो एट दी एंड पहले एम आर एन ए बनाते हैं, और एम आर एन ए क्या बनाते हैं? प्रोटीन बनाते हैं। और प्रोटीन क्या हो सकते हैं? एंजाइम्स हो सकते हैं। तो ये एट दी एंड एक एंजाइम के लिए क्या करता है? कोड करता है। ये किसके लिए कोड करता है? एक एंजाइम के लिए कोड करता है, हाँ कि ना? ठीक है। अब ये एंजाइम क्या करता है? ये बीटा गैलेक्टोसाइडेज, ये एक ये जो एंजाइम है, ये एक्स गर्ल नाम के प्रोडक्ट, एक एक्स गर्ल नाम के सबस्ट्रेट के ऊपर काम करता है। तो ये लोग बायोमोलिक्यूल्स में से जानती हैं, ये क्लास 11 से में से, कि जो एंजाइम है वो सबस्ट्रेट के ऊपर काम करता है और क्या देता है? प्रोडक्ट देता है, हाँ कि ना? हाँ कि ना? तो वहां पे कंसेप्ट हुआ था सीधा का सीधा इंसर्शनल इनएक्टिवेशन, और कौन सा एंटीबायोटिक को सरवाइव कर पा रहे हैं, हाँ कि ना? अब यहाँ पे क्या होगा? लेग जेड जीन जो है वो क्या बना रहा है? एंजाइम बनाते हैं, और एंजाइम सबस्ट्रेट के ऊपर काम करते क्या देता है? प्रोडक्ट देता है। ये जो कंसेप्ट है कि एंजाइम सबस्ट्रेट के ऊपर काम करते, ये सबस्ट्रेट के साथ काम करते प्रोडक्ट देता है। तो ये जो एंजाइम है इसका सबस्ट्रेट क्या है? एक्सगल जीन। ये क्या है? एक्सगल जीन। और प्रोडक्ट क्या है? बीटा गैलेक्टोसाइडेज। बीटा गैलेक्टोसाइडेज, हाँ कि ना? क्या है प्रोडक्ट? बीटा गैलेक्टो, यहाँ पे जी ए आएगा, बीटा गैलेक्टोसाइडेज, हाँ कि ना? यस सर। इसका नाम क्या है? बीटा गैलेक्टोसाइडेज। गैलेक्टो साइ अरे, गैलेक्टो के बाद गलत स्पेलिंग हो गई। बीटा गैलेक्टोसाइडेज, हाँ कि ना? बीटा गैलेक्टोसाइडेज दे देगा। अब ये बीटा गैलेक्टोसाइडेज क्या करता है? ये ब्लू कलर देता है। ये बैक्टीरिया की कॉलोनी तो क्या देता है? ब्लू कलर देता है, हाँ कि ना? यस सर। तो सर ये अगर सोचना थोड़ा सा, मैं बता रहा हूँ, ठीक है? ये ब्लू कलर देता है, और ये किसके थ्रू इसे गवर्न कौन कर रहा है? लेगजेट जीन। तो अगर नॉन ट्रांसफरमेंट तो वेक्टर लेगा नहीं, ठीक है? तो वो ब्लू कलर वैसे ही नहीं देगा, ठीक है? अब मैं क्या करूंगा? अब मैं क्या करूंगा? अब मैं क्या करूंगा कि ये जो इसका वेक्टर है, इसमें एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन भी लेता है। इसमें क्या लेता है? एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन भी लेता है, हाँ कि ना? इसमें एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन भी लेता है। ये लेगजेट जीन हो गया, और यहाँ पे एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन हो गया। तो मैं क्या करूंगा? लेगजेट जीन का इंसर्शनल इनएक्टिवेशन कर दूंगा, हाँ कि ना? मैं क्या करूंगा? लेगजेट जीन का इंसर्शनल इनएक्टिवेशन कर दूंगा। तो ये जो मेरे पास प्लेट बनेगी, तो थी मैं पहले देश में क्या डाला? पहले देश में लेस्पेशन एंजाइम डाला, बताते थे हैं,
और लेस्टेशन एंजाइम कौन से वाले का डालूंगा, उस रिकॉग्निशन साइट का डालूंगा जो लैक्जेट जीन में प्रेजेंट होगी। तो लैक्जेट जीन में प्रेजेंट रिकॉग्निशन साइट था, लेस्टेशन एंजाइम डाला, पॉलन डीएनए डाला, वेक्टर डाला, होस्ट सेल डाला, न्यूट्रिटिव मीडियम तो है। तो यहाँ पे क्या बन जाएगी, कॉलोनी बन जाएगी। यहाँ पे बन जाएगी, मान लेते हैं कॉलोनी बन जाएगी। तो मैंने 3 कॉलोनी बनाई है। एक कॉलोनी किसकी लगेगी, नॉन ट्रांसफॉर्मेंट की, एक लगेगी रीकॉम्बिनेंट की, और एक लगेगी नॉन रीकॉम्बिनेंट की। हाँ कि ना, यस सर। ठीक है। तो अब क्या हुआ, लेक्जेट जीन था, इंसर्शनल इनएक्टिवेशन हो गया। तो नॉन ट्रांसफॉर्मेंट तो वेक्टर लिया ही नहीं है, तो ये क्या देगा, नॉन ट्रांसफॉर्मेंट व्हाइट कॉलोनी देगा। जो वेक्टर लिया है वो क्या देगा, जो सिर्फ वेक्टर लिया है वो देगा ब्लू कॉलोनी, वो क्या देगा, ब्लू कॉलोनी देगा। हाँ कि ना, यस सर। और जो रिकॉम्बिनेंट है, जो आर डीएनए लिया है, और आर डीएनए में इस बार किसे इंसर्शनल इनएक्टिवेशन करवाए हैं, लैक्जेट जीन का इंसर्शनल इनएक्टिवेशन करवाए हैं। तो ये जो रिकॉम्बिनेंट है ये भी क्या देगा, ब्लू कलर ना देते ये क्या देगा, व्हाइट कलर देगा। तो अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है, यहाँ पे एक प्रॉब्लम आती है कि अब नॉन ट्रांसफॉर्मेंट और रिकॉम्बिनेंट तो अलग कैसे करें, क्योंकि नॉन रिकॉम्बिनेंट तो हम लोग ने अलग कर लिया, पर ट्रांसफॉर्मेंट और यानी नॉन ट्रांसफॉर्मेंट और रिकॉम्बिनेंट तो कैसे अलग करें। तो उसमें जो मैंने बोला था ना कि यहाँ पे एंटीबायोटिक भी प्रेजेंट है, तो अब यहाँ पे हम लोग एंटीबायोटिक का यूज करेंगे। तो थी जो नॉन ट्रांसफॉर्मेंट है, ये तो वेक्टर लिया ही नहीं है, मतलब इसके पास एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस है ही नहीं, क्योंकि ये वेक्टर नहीं लिया है। पर जो हमारा वो है कौन, रिकॉम्बिनेंट, ये आर डीएनए लिया है, और आर डीएनए में हम लोग ने इंसर्शनल एक्टिवेशन सिर्फ लेक्जेट जीन का करवाया था, और एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन का तो करवाया ही नहीं था। तो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन जो है वो एक्टिव है, मतलब अगर ये आर डीएनए जाएगा तो वो होस्ट सेल एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट हो जाएगा। तो अब मैं क्या करूंगा, मैं इसमें क्या डाल दूंगा, एंटीबायोटिक डाल दूंगा, तो मेरा ये जो नॉन ट्रांसफॉर्मेंट है ये मर जाएंगे। ये चाहते थे ब्लू वाले जो नॉन रिकॉम्बिनेंट है ये तो बचे रहेंगे, तो इनमें भी वेक्टर गया रहेगा, तो ये बचे रहेंगे। पर अब इनमें कलर के थ्रू मैं डिफ्रेंशिएट कर लूंगा। ऐसा जो व्हाइट लाए और चाहते थे एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट लाए वो कौन हो जाएगा, रिकॉम्बिनेंट हो जाएगा। और जो व्हाइट ना लाए और ना ही एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट लाए वो क्या हो जाएगा, नॉन ट्रांसफॉर्मेंट। और जो ब्लू लाए और एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट लाए वो क्या हो जाएगा, नॉन रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफॉर्मेंट। तो यहाँ पे मुझे एक ही स्टेप करना पड़ा, मतलब एक ही पैकेजेस बनानी लगी, प्लस मुझे एक ही बार चाहते हैं एंटीबायोटिक डालना लगा, मतलब एक ही बार एंटीबायोटिक डाला पूरा हो गया। वहां पे मुझे पहले एम्पिसिलिन डालना पड़ रहा था, फिर टेट्रासाइक्लिन डालना पड़ रहा था, तो 2 स्टेप लग रहे थे। यहाँ पे एक ही स्टेप में एक ही बार में एंटीबायोटिक डालने से हो गया। तो 1 स्टेप प्रोसेस और 2 स्टेप प्रोसेस समझ में आया, यस सर। ठीक है। तो यही होता है, चाहते थे यही 2 वे है जिसके थ्रू हम लोग रिकॉम्बिनेंट और नॉन रिकॉम्बिनेंट तो अलग अलग कर सकते हैं। यही 2 वे हैं जो हम लोग तो पढ़ने भी हैं। हाँ कि ना, यस सर। और दोस्त क्या और तरीके हो सकते हैं, हो सकते हैं, पर वो हम लोग के सिलेबस में नहीं, हम लोग के सिलेबस में बस यही 2 तरीके। हाँ कि ना, यस सर। तो इंसर्शनल इनएक्टिवेशन में कुछ लिखना है तो लिख लेते हैं। तो इंसर्शनल इनएक्टिवेशन है क्या एट दी एंड, ये क्या है, टेक्निक है। ये क्या है, टेक्निक है। ये क्या है, बेसिकली टेक्निक है। ये बेसिकली टेक्निक है। हाँ कि ना, जिसमें एक जीन को क्या कर दिया जा रहा है, टेक्निक इन विच अ जीन इज इनएक्टिवेटेड बाय द इंसर्शन ऑफ अ फॉरेन डीएनए। हाँ कि ना, बाय द इंसर्शन ऑफ अ फॉरेन डीएनए। हाँ कि ना, ठीक है। हाँ कि ना, यस सर। ठीक है। अब जो ये है टेक्निक इन विच टेक्निक इन विच बोल देते हैं, अ जीन इज अ जीन इज इनएक्टिवेटेड, इज क्या, इनएक्टिवेटेड, इज इनएक्टिवेटेड। हाँ कि ना, यस सर। टेक्निक इन विच अ जीन इज इनएक्टिवेटेड। हाँ कि ना, यस सर। अ टेक्निक इन विच अ जीन इज इनएक्टिवेटेड by the insertion of by the insertion of by the insertion of a by the insertion by the insertion of a
fragment of fallen DNA of a fragment of a fragment of a fragment of fallen DNA of a fragment of fallen DNA, हाँ कि ना, of a fragment of fallen DNA। अब फॉलन डीएनए कहाँ इंसर्ट किया जाता है? इनटू अ रिकॉग्निशन साइट, और रिकॉग्निशन साइट का दूसरा नाम क्या है? लेस्टेशन साइट। तो वहां पे लेस्टेशन एंजाइम का तला रहता है। इनटू अ, बेसिकली बोल सकते हैं इनटू अ लेस्टेशन साइट, हाँ कि ना, या रिकॉग्निशन साइट, हाँ कि ना, यस सर, लेस्टेशन साइट, लेस्टेशन साइट in rDNA technology, in recombinant DNA technology, आगे ने टेक्नोलॉजिया, टेक्नोलॉजिया नहीं होता, टेक्नोलॉजी होती है, समझ में आया? हाँ कि ना, यस सर, ठीक है। अब ये ठीक है। अब वो दो स्टेप को, जो टू स्टेप प्रोसेस पढ़ा, या जो दो स्टेप वे पढ़ा रिकॉम्बिनेंट, तो ये जो हम लोग ने टू स्टेप वाला पढ़ा ना, ये जो हम लोग ने टू स्टेप वाला पढ़ा ना, रिकॉम्बिनेंट और नॉन रिकॉम्बिनेंट और नॉन ट्रांसफॉर्मेंट से अलग करने का, इसे पढ़ लेते हैं। इसे क्या कर लेते हैं? पढ़ लेते हैं। समझ में तो आई गया है? ठीक है। तो अगर तो पहले हेडिंग डाल लेते हैं दूसरे में, दूसरे स्लाइड में हेडिंग डाल लेते हैं दूसरे उसमें, ठीक है, पीपीटी में पहले हेडिंग डाल लेते हैं। तो क्या, सिलेक्शन बाय बेसिकली यहाँ इसमें दो एंटीबायोटिक यूज कर लेते हैं ना, तो सिलेक्शन बाय टू एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन, सिलेक्शन बाय टू एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन, हाँ कि ना, दो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन का यूज करते हैं, दो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन का यूज करते हैं, दो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन का यूज करते हैं, हाँ कि ना, दो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन का यूज करते हैं। सिलेक्शन बाय टू एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन, हाँ कि ना, यस सर, सिलेक्शन बाय टू एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन, हाँ कि ना, यस सर, ठीक है। तो इसे थोड़ा सा लिख लेते हैं पहले, क्या बोल, पिछला कैसे हाथ, ठीक है, इसे लिख लेते हैं। तो इसमें क्या यूज की जाती है? इसमें यूज की जाती है बेसिकली, हम लोग क्या यूज करेंगे? PBr3, तो हम लोग क्या यूज करेंगे? PBr322, PBr322। तो ये इसमें कौन से दो लेते हैं एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन? एक होता है एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन, एक होता है टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन, एक होता है एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन और एक होता है टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन, एक होता है टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन, हाँ कि ना, यस सर, एक होता है एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन, एक होता है टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन, हाँ कि ना। कर लो, क्या कर लेंगे? एक वो लेंगे, क्या लेंगे? वेक्टर लेंगे। उससे अच्छा मैंने इसे लिख रखा है क्या शायद, हाँ, नोट्स में लिख रखा है मैंने, ता 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 यूज मैंने लिख रखा है क्या? फ्रेगमेंटेशन ऑफ डीएनए यूजिंग, ना 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 ना, नहीं, हमारे हाँ, ये है सिलेक्शन ऑफ रिकॉम्बिनेंट फ्रॉम नॉन रिकॉम्बिनेंट। तो लोग एक सर्कुलर प्लाज्मिड लेंगे जिसके पास क्या रहेगा? एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन और टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन, ठीक है, और चाहते थे BAM-H1 प्रेजेंट रहेगा इन दो जीन के बीच में। BAM-H1 किधर प्रेजेंट है? H1 में BAM-H1, यहाँ पे जो हम लोग सर्कुलर वो ले लें प्लाज्मिड, वो है PBr322, वो क्या है? PBr322, हाँ कि ना, वो PBr322 है। तो BAM-H1 किधर प्रेजेंट रहता है? BAM-H1 टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन में प्रेजेंट होता है। क्या इधर प्रेजेंट होता है? टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन में प्रेजेंट होता है, हाँ कि ना। तो जब हम लोग BAM-H1 में इंसर्ट करेंगे अपना फॉरेन डीएनए, तो क्या बन जाएगा? आर डीएनए बन जाएगा, आर डीएनए
बन जाएगा और क्या हो जाएगा, इंसर्शनल इनएक्टिवेशन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इंसर्शनल इनएक्टिवेशन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इंसर्शनल इनएक्टिवेशन। हमारे पास रिकॉम्बिनेंट बन जाएगा और एक होगा जिसमें सिर्फ वेक्टर रहेगा तो वो नॉन रिकॉम्बिनेंट होगा, हाँ कि ना, जिसमें कोई इंसर्शन हुआ नहीं रहेगा और बोन जो जीन लेंगे, रेजिस्टेंस के जो जीन लेंगे वो क्या लेंगे, एक्टिव लेंगे। वो क्या लेंगे, एक्टिव लेंगे, हाँ कि ना, वो क्या लेंगे, एक्टिव रहेंगे, हाँ कि ना। ये सर दोनों एक्टिव रहेंगे, ठीक है। और रिकॉम्बिनेंट में क्या होगा, जीन ऑफ जो इंटरेस्ट है वो किधर इंसर्ट किया गया है, बैम H1 की साइट में, तो जिसके कारण टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन क्या होगा, डिसरप्ट हो जाएगा, इनएक्टिवेट हो जाएगा। तो ये क्या है, ये है इंसर्शनल इनएक्टिवेशन। ये क्या है, इंसर्शनल इनएक्टिवेशन, इंसर्शनल इनएक्टिवेशन, हाँ कि ना। ये क्या है, बेसिकली इंसर्शनल इनएक्टिवेशन, हाँ कि ना। यस सर। अब जब हम लोग इस जब पैते देश में कंडीशन क्या बनेगी, पैते देश में तीन पॉसिबिलिटी बनेगी, पैते देश में तीन पॉसिबिलिटी बनेगी। एक होगा इकोलाई विदाउट प्लाज्मिड, जिसे बोलेंगे नॉन ट्रांसफॉर्मेंट, हाँ कि ना, जिसमें कोई प्लाज्मिड नहीं लिया गया। एक होगा इकोलाई जो नॉन रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड लेगा, मतलब जो क्या लेगा, नॉन रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफॉर्मेंट लेगा, यानी नॉन रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफॉर्मेंट रहेगा। इसमें एम्पीसिलिन रेजिस्टेंट जीन और टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन दोनों ही प्रेजेंट लेंगे और दोनों ही फंक्शनल लेंगे, मतलब एक्टिव लेंगे। तीसरी कंडीशन क्या बनेगी, एक इकोलाई रहेगा जिसके पास रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड रहेगा, मतलब जिसमें क्या रहेगा, ताते हैं जो क्या रहेगा, ट्रांसफॉर्मेंट रहेगा और रिकॉम्बिनेंट रहेगा। इसमें एम्पीसिलिन रेजिस्टेंट जीन तो एक्टिव रहेगी पर टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन एक्टिव नहीं रहेगी, हाँ कि ना, हाँ कि ना। यस सर। तो अगर जब इसकी रेप्लिका बनाएं, जब इसकी रेप्लिका बनाएं तो एक ये प्लेट हो गई और एक ये ओरिजिनल प्लेट हो गई, हाँ कि ना, हाँ कि ना। यस सर। तो इसमें हम लोग ने क्या डाला, इसमें अल्लो ने क्या डाला, इसमें अल्लो ने डाला एम्पीसिलिन रेजिस्टेंट जीन। तो क्या हुआ, पहले कौन मर गया, पहले जो नॉन ट्रांसफॉर्मेंट है वो मर गए, पहले जो नॉन ट्रांसफॉर्मेंट है वो मर गए। फिर मैंने क्या डाला, फिर मैंने टेट्रासाइक्लिन डाला, फिर मैंने क्या डाला, टेट्रासाइक्लिन डाला। तो जो वो थे कौन, रिकॉम्बिनेंट, वो भी मर गए। तो जो कॉलोनी मरी जो टेट्रासाइक्लिन के कारण, वो हो जाती है रिकॉम्बिनेंट। तो उस जगह पे जो इस प्लेट में कॉलोनी रहेगी वो क्या हो जाएगी, रिकॉम्बिनेंट, हाँ कि ना। इससे मुझे पता चल जाएगा, इससे मुझे पता चल जाएगा, हाँ कि ना, हाँ कि ना, हाँ कि ना। यस सर, ठीक है, इससे मुझे पता चल जाएगा, हाँ कि ना। तो सर इसे एक बार आप बना के दिखा दो, मतलब कैसे सर। तो मैंने यहाँ पे नोट्स में पीछे ऐड कर दिया है, इसमें एक और अलग वे से लिखा हुआ है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं सिर्फ बना दे रहा हूँ, अगर आपको लिखना होगा तो मैं पॉज कर करके लिख लेना, मैं बीच में बोलते भी रहूँगा, उसे आप लिख लेना, जो मैं बोलूँगा खुद से तो लिख लोगे, ठीक है। वापस आए, किधर थे हम लोग, ये हम लोग तो लेना था, ठीक है। कल्लो ने क्या किया बेसिकली, अल्लो ने बेसिकली किया क्या, अल्लो ने पहले PBr322 वाला वेक्टर लिया, उसमें दो थे, एक था एम्पीसिलिन और एक था टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन। टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन के पास कौन सा था, बैम H1 रिकॉग्निशन साइट था, बैम H1 रिकॉग्निशन साइट था। और वहाँ पे हम लोग ने क्या डाला, वहाँ पे हम लोग ने डाला और फिर हम लोग ने क्या किया, अब माला जीन ऑफ इंटरेस्ट ले लिया, माला जीन ऑफ इंटरेस्ट ले लिया, हाँ कि ना, जीन ऑफ इंटरेस्ट ले लिया। अब मैंने क्या डाल दिया, मैंने बैम H1 डाल दिया, तो वो यहाँ पे काटेगा और यहाँ लेस्टेशन एंजाइम, यहाँ हमारे जीन ऑफ इंटरेस्ट यानी फॉलन DNA या डिसराइबल जीन में भी कट लगाएगा। तो दोनों मिल के क्या बन जाएंगे, दोनों मिल के रिकॉम्बिनेंट वो बना लेंगे, दोनों क्या बना लेंगे, ऐसे करके रिकॉम वो बना लेंगे, क्या रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड बना लेंगे या RDNA बना लेंगे, क्या बना लेंगे, रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड या RDNA। इसे क्या बोल सकते हैं, रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड या RDNA बना लेंगे, हाँ कि ना। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हुआ इंसर्शनल इनएक्टिवेशन, यहाँ पे क्या हुआ, इंसर्शनल इनएक्टिवेशन, हाँ कि ना।
यहाँ पे क्या हुआ, इंसर्शनल इनएक्टिवेशन, हाँ कि ना, यस सर, यहाँ पे हुआ इंसर्शनल इनएक्टिवेशन, यहाँ पे हुआ इंसर्शनल इनएक्टिवेशन, हाँ कि ना, यस सर, यहाँ पे हुआ इंसर्शनल इनएक्टिवेशन। अब ये जो पीबीआर 322 था, ये क्या था, पीबीआर 322, हाँ कि ना। इसके पास दो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन थे, एक था एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन, एक था टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन। तो टेट्रासाइक्लिन वाले में डाले तो जो एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन है वो अभी भी एक्टिव है, वो अभी भी एक्टिव है, वो अभी भी एक्टिव है, हाँ कि ना, वो अभी भी एक्टिव है। तो यहाँ जब ये पैटे देश में हो रहे तो वहाँ पे कुछ नॉर्मल पीबीआर 322 भी रहेंगे, हाँ कि ना, हाँ कि ना। और जो होस्ट सेल है, जब ये होस्ट सेल में डाल दिए जाएंगे, मतलब ट्रांसफॉर्मेशन जब ट्रांसफॉर्मेशन जब ट्रांसफॉर्मेशन की प्रक्रिया हो जाएगी, जब ट्रांसफॉर्मेशन की प्रक्रिया या क्रिया हो जाएगी, ट्रांसफॉर्मेशन की प्रक्रिया हो जाएगी, तो यहाँ पे तीन कंडीशन बनेगी होस्ट सेल के साथ। एक ये रहेगा होस्ट सेल, ये दूसरा होस्ट सेल, हाँ कि ना, और ये तीसरा होस्ट सेल, हाँ कि ना, यस सर, हाँ कि ना, यस सर। तो यहाँ पे क्या होगी, बता देते हैं, यहाँ पे बैम H1 डाला है, क्या डाला है, बैम H1 डाला है, पूरा ही थोड़ा थोड़ा ले दे रहा हूँ ताकि आप नोट्स बना सको मेरे बोलते के साथ साथ, ठीक है। ऑल डीएनए लाइगेज बना, मैं क्या बोल रहा हूँ पहले एक बार सुन लो, और फिर बाद में फिर से शुरुआत से देखना इसे, और बता देते हैं, नोट्स बना लेना सुनते सुनते, ठीक है, देखते देखते जैसे बना रहा हूँ, एक बार पहले पूरा समझो और फिर, ठीक है। तो ये यहाँ पे अब ट्रांसफॉर्मेशन वाली प्रक्रिया में क्या होगा, इन वेक्टर या ये जो रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड है या प्लाज्मिड है, इसे होस्ट सेल में डालने के लिए कुछ कुछ किया जाएगा, वो बाद में पढ़ेंगे, ठीक है, अब तक में। तो एक रहेगा जो ना ही वेक्टर लेगा ना रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड लेगा, जो ना ही प्लाज्मिड लेगा ना नॉन रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड लेगा, तो ये क्या कहलाते हैं, नॉन ट्रांसफॉर्मेंट, ये क्या कहलाते हैं, नॉन ट्रांसफॉर्मेंट, ये क्या कहलाते हैं, नॉन ट्रांसफॉर्मेंट, ये कहलाते हैं, ये क्या कहलाते हैं, नॉन ट्रांसफॉर्मेंट कहलाते हैं, हाँ कि ना। एक रहेगा जो सिर्फ प्लाज्मिड लेगा, रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड नहीं लेगा, तो ये क्या कहलाएंगे, ट्रांसफॉर्मेंट, ये क्या कहलाएंगे, ट्रांसफॉर्मेंट, ये क्या कहलाएंगे, ट्रांसफॉर्मेंट, ट्रांसफॉर्मेंट। अब कैसे ट्रांसफॉर्मेंट, ट्रांसफॉर्मेंट विथ नॉन रिकॉम्बिनेंट डीएनए या विथ नॉन रिकॉम्बिनेंट डीएनए प्लाज्मिड, ट्रांसफॉर्मेंट विथ नॉन रिकॉम्बिनेंट, ट्रांसफॉर्मेंट विथ नॉन रिकॉम्बिनेंट, आर लिख दे रहा हूँ, नॉन आर डीएनए, ठीक है, जिसमें से वेक्टर सिंपल वेक्टर आया रहेगा। अब ये क्या लेंगे, जिनमें वेक्टर आया रहेगा पर वो सिंपल वेक्टर नहीं, रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड आया रहेगा या रिकॉम्बिनेंट डीएनए आया रहेगा, तो ये क्या कहलाएंगे, ट्रांसफॉर्मेंट, ये क्या कहलाएंगे, ट्रांसफॉर्मेंट विथ, ये क्या कहलाएंगे, ट्रांसफॉर्मेंट, ये क्या कहलाएंगे, ट्रांसफॉर्मेंट, ये क्या कहलाएंगे, ट्रांसफॉर्मेंट, ये क्या कहलाएंगे, ट्रांसफॉर्मेंट, हाँ कि ना, ये क्या कहलाएंगे, ट्रांसफॉर्मेंट, हाँ कि ना, विथ रिकॉम्बिनेंट डीएनए, विथ ट्रांसफॉर्मेंट विथ आर डीएनए, ट्रांसफॉर्मेंट विथ आर डीएनए, हाँ कि ना, ट्रांसफॉर्मेंट विथ आर डीएनए, ठीक है, ट्रांसफॉर्मेंट विथ आर डीएनए। अब पैथोलिटिस में आते हैं, अब पैथले देश का डायग्राम बनाते हैं। पैथले देश का जब डायग्राम बनाएंगे तो पैथले देश का कुछ ऐसा रहेगा डायग्राम, पैथले देश का कुछ ऐसा डायग्राम रहेगा, हाँ कि ना, ये बनी हम लोग की पैथले देश। तो पैथले देश में कुछ रहेंगे नॉन ट्रांसफॉर्मेंट, तो ये ब्लैक वाले जो हैं ये नॉन ट्रांसफॉर्मेंट है, ब्लैक वाले क्या है, नॉन ट्रांसफॉर्मेंट। फिर जो ये लाल वाले हैं ये नॉन रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफॉर्मेंट है, ये क्या है, नॉन रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफॉर्मेंट, ये क्या है, नॉन रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफॉर्मेंट, हाँ कि ना, ये क्या है, नॉन रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफॉर्मेंट है। और ये जो ब्लू वाले हैं ये कौन है, रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफॉर्मेंट, ये कौन है, रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफॉर्मेंट, मतलब जिनमें आर डीएनए, हाँ कि ना, यस सर, हाँ कि ना, यस सर, ठीक है। अब इसमें क्या डालेंगे, इसमें हम लोग डाल देंगे एम्पीसिलिन, इसमें क्या डाल देंगे, एम्पीसिलिन, इसमें क्या डाल देंगे, अरे गलत हो गई स्पेलिंग, बेसिकली यहाँ से ऐसे कहा चलेगा, प्लेट तो यानी पेज तो प्लेट तो कहाँ से डालो, यहाँ पे हम लोग डाल देंगे एम्पीसिलिन,
क्या डाल देंगे, एम्पीसिलिन। क्या डाल देंगे, एम्पीसिलिन डाल देंगे, हाँ कि ना, एम्पीसिलिन डाल देंगे। तो ये जो प्लेट है, ये जो प्लेट है, इसमें ये वाली कॉलोनी मर जाएगी, ये वाली कॉलोनी मर जाएगी। तो ये वाली कॉलोनी क्या हो जाएगी, डिसअपियर हो जाएगी। ये वाली कॉलोनी डिसअपियर हो जाएगी। तो बचेगी क्या, बचेंगी बस दो कॉलोनी, बचेंगी बस दो कॉलोनी, बचेंगी बस दो कॉलोनी। कौन कौन सी, लाल वाली, लाल वाली, ठीक है, लाल वाली बचेंगी, और बचेंगी ब्लू वाली, और बचेंगी ब्लू वाली, हाँ कि ना, और बचेंगी ब्लू वाली, हाँ कि ना, बचेंगी ब्लू वाली, हाँ कि ना। अब मैं क्या करूँगा, इसका रेप्लिका प्लेट बना लूँगा। इसका क्या बना लूँगा, रेप्लिका प्लेट, इसका बना लूँगा रेप्लिका प्लेट। रेप्लिका प्लेट किसके थ्रू बनाऊँगा, रेप्लिका प्लेट, रेप्लिका किसके थ्रू बनाऊँगा, थ्रू क्या कहते हैं, फाइन वेलवेट पेपर, फाइन वेलवेट फाइबर के थ्रू, फाइन वेलवेट फाइबर के थ्रू, फाइन वेलवेट फाइबर के थ्रू, हाँ कि ना, फाइन वेलवेट फाइबर के थ्रू बनाऊंगा, हाँ कि ना। यस सर, फाइन वेलवेट फाइबर के थ्रू आप बनाओगे, ठीक है सर। तो ये क्या हुई, अब यहाँ पे मेरे पास दो प्लेट बन गई, हाँ कि ना, दो प्लेट बन गई। इनमें से जो ब्लू वाली कॉलोनी है वो मुझे अभी पता है, मुझे पहले से पता है, इसीलिए मैं बता दे रहा हूँ। तो ये जो है, ये जो है, ये है नॉन रिकॉम्बिनेंट, दोनों में नॉन रिकॉम्बिनेंट है ये, हाँ कि ना। और ये जो है, ये जो है ये रिकॉम्बिनेंट, ये कौन है, रिकॉम्बिनेंट है, ये कौन है, रिकॉम्बिनेंट है, हाँ कि ना। ये सर ये रिकॉम्बिनेंट है, ठीक है। तब क्या होगा, अब क्या होगा, अब क्या होगा, अब जब मैं इसमें रेप्लिका प्लेट, ये है रेप्लिका, हाँ कि ना, ये है रेप्लिका, हाँ कि ना, ये है रेप्लिका। अब इसमें मैं क्या डालूंगा, टेट्रासाइक्लिन डालूंगा। तो जो रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफॉर्मेंट है उनमें जो आर डीएनए है उसमें जो टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन है वो इनएक्टिवेट हो चुका है। तो ये जो है ये मर जाएंगी, ये क्या होंगी, मर जाएंगी, ये क्या होंगी, मर जाएंगी। थोड़े समय बाद रेप्लिका कैसे दिखेगी, ऐसे दिखने लग जाएगी, ऐसे दिखने लग जाएगी। यहाँ पे बस वो बचेंगे कौन, नॉन रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफॉर्मेंट। लाल फिर से चुनता उससे अच्छा ये ठीक है। तो मुझे पता चल जाएगा कि ये जो है ये कौन है, रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफॉर्मेंट, ये कौन है, रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफॉर्मेंट, ये कौन है, रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफॉर्मेंट है, ये कौन है, रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफॉर्मेंट, ये कौन है, रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफॉर्मेंट, हाँ कि ना। यस सर, 3 बार रिवीजन हो गया एक ही वीडियो में ही, आते थे हम उनका 3 बार रिवीजन एक ही चीज का, 3 बार एक ही में। एक बार यहाँ पे बताया 2 वेज में, यहाँ एक बार ये बताया, फिर उसके बाद पीछे एक बार पर आके बता दिया, ठीक है, ठीक है। तो इसे लिख लीजिएगा। फिर आते हैं क्लोनिंग साइट, आ गया ना यहाँ पे। तो वो बैम H1 वाले में आ जाते हैं, जिसमें क्या कर रहे हैं, क्या कहते हैं, वन स्टेप प्रोसेस है, जो वन स्टेप प्रोसेस है, जो वन स्टेप प्रोसेस है उसमें आ जाते हैं, जो वन स्टेप प्रोसेस है उसी के लिए बना बचा के रखना चाहिए। क्या है ये, सॉल्यूशन बाय वन, ये नहीं क्या कहते हैं, सिलेक्शन बाय, सॉरी सॉल्यूशन नहीं सिलेक्शन, सॉल्यूशन, सॉल्यूशन प्रॉब्लम का सॉल्यूशन, सिलेक्शन बाय वन स्टेप सेलेक्ट, अरे हाँ, हाथ फिसल जाते हैं ना इस पर, इसलिए होता है, उंगली में टूटा जाम है। ठीक है, वापस आते हैं टॉपिक पे, सिलेक्शन बाय वन स्टेप यूजिंग लैक्जेट जी, यूजिंग लैक्जेट जी, ब्यूजिन क्यों लिखा हूँ, अब ब्यूजिन तो लिखा ले, यूजिन कर ले, यूजिन लैक्जेट जी। यहाँ पे आई नहीं जोड़ना, क्या गलत स्पेलिंग तो लिखवा दिया आज, लैक्जेट जीन, लैक्जेट जीन, हाँ कि ना, हाँ कि ना। यस सर, ये वन स्टेप प्रोसेस होता है, हाँ कि ना, ये वन स्टेप प्रोसेस होता है। इसमें क्या होता है, लैक्जेट जीन क्या करता है, ये एक जीन होता है, हम लोग जो वेक्टर लेंगे, हम लोग जो वेक्टर लेंगे, मान लेते हैं ये हम लोग का वेक्टर है, इसमें ये जो है ये लैक्जेट जीन है, ये क्या है, ये है लैक्जेट जीन।
और ये क्या है, ये है एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन। ये क्या है, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन, हाँ कि ना? यस सर, ये है एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन। ठीक है सर, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन है। अब ये लैक्सेट जीन किसके लिए कोड करता है, एक एंजाइम के लिए कोड करता है, एक एंजाइम के लिए कोड करता है, कोड फॉर एंजाइम, ये करता है एक एंजाइम के लिए कोड, हाँ कि ना? एंजाइम के लिए कोड करता है। अब ये एंजाइम का सबस्ट्रेट क्या है, एंजाइम का सबस्ट्रेट है एक्सगल, एंजाइम का सबस्ट्रेट क्या है, एक्सगल, एंजाइम का सबस्ट्रेट क्या है, एक्सगल, क्या है, एक्सगल, हाँ कि ना? क्या है, एक्सगल, हाँ कि ना? और एक्सगल के साथ ये मिलके क्या देता है एंजाइम, एक्सगल मिलके क्या देता है, बीटा गैलेक्टोसाइडेज, मतलब प्रोडक्ट क्या है, प्रोडक्ट क्या है, बीटा गैलेक्टोसाइडेज। जब ये एंजाइम एक्सगल के ऊपर एक्ट करता है तो क्या देता है, बीटा गैलेक्टो, अरे ये तो सही था, गैलेक्टो, ठीक है, ये टी है ना असल में, साइडेज, हाँ कि ना? बीटा गैलेक्टोसाइडेज। अब बीटा गैलेक्टोसाइडेज क्या करता है, बैक्टीरिया की कॉलोनी तो ब्लू कलर देता है, बैक्टीरिया की कॉलोनी तो ब्लू कलर देता है। तो मैं इसका क्या करूँगा, मैं इसमें क्या करूँगा, इसका इंसर्शनल इनएक्टिवेशन कर लूँगा, जिसका मैं आई ए लिख दे रहा हूँ, मैं जिसका आई ए लिख दे रहा हूँ, हाँ कि ना? जिसका मैं आई ए लिख दे रहा हूँ, हाँ कि ना? तो ये कल्चर की प्लेट है, ये कल्चर की प्लेट है, हाँ कि ना? अब यहाँ पे काले रंग से ही मैं बनाता हूँ दो कॉलोनी, यहाँ पे मैं चार कॉलोनी, ये दो कॉलोनी है, ठीक है, दो कॉलोनी है, और एक ब्लू कलर देगी ना, तो ब्लू कलर से बना लेता हूँ। टोटल में तीन कॉलोनी बन गई, टोटल में तीन कॉलोनी बन गई। अब इनमें से कोई एक, यानी इनमें से जो ब्लू कॉलोनी है वो कौन लेगा, वो नॉन रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफॉर्मेंट लेगा, तो उसमें लैक्स या जीन का इनएक्टिवेशन नहीं हुआ रहेगा। तो सर नॉन ट्रांसफॉर्मेंट भी ब्लू होना था, नहीं होगा, तो उसमें वेक्टर गया ही नहीं होगा, हाँ कि ना? यस सर। और रिकॉम्बिनेंट क्यों नहीं रहेगा ब्लू, क्योंकि उसमें लैक्स या जीन का इंसर्शनल इनएक्टिवेशन हो गया। तो ब्लू कौन है सर, रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफॉर्मेंट, कौन है ब्लू, सिर्फ रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफॉर्मेंट। तो ये पता चल, ये ब्लू कौन है, सॉरी ब्लू कौन है, सिर्फ नॉन रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफॉर्मेंट, तो ये क्या है, नॉन रिकॉम्बिनेंट, ये कौन है, नॉन रिकॉम्बिनेंट, हाँ कि ना? ये कौन है, नॉन रिकॉम्बिनेंट है, हाँ कि ना? यस सर। अब मैं क्या करूँगा, अब मुझे बस ये दो के बीच में अंतर बताना है, तो मैं यहाँ पे क्या डाल दूंगा, एक एंटीबायोटिक डाल दूंगा, जिस एंटीबायोटिक के अगेंस्ट ये वेक्टर रेजिस्टेंट दे रहा था वही एंटीबायोटिक मैं डाल दूंगा, एटी लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, वो डाल दूंगा। तो जो नॉन ट्रांसफॉर्मेंट रहेगा उसमें ये वेक्टर गया ही नहीं होगा, तो क्या होगा, वो मर जाएगा। तो इसका मतलब जो जिया और व्हाइट कलर दिया, मतलब ब्लू कलर नहीं दिया और व्हाइट कलर का इला, ये क्या हो जाएगा, ट्रांसफॉर्मेंट, ये क्या हो जाएगा, ट्रांसफॉर्मेंट, ये क्या हो जाएगा, ट्रांसफॉर्मेंट, हाँ कि ना? यस सर, ये क्या हो जाएगा, ट्रांसफॉर्मेंट, हाँ कि ना? यस सर। तो बस इसमें इतना ही था, इतने को ही लिख लेना, पीछे ये वाले तो भी ऐड कर दिया मैं, बता देते हैं, बीटा गैलेक्टोसाइडेज वाले तो भी ऐड कर दिया, मोस्ट प्रोबेबली ऐड कर दिया, तो भी सभी ऐड कर दिया, कुछ बचा ही नहीं था इसमें ऐड करने का। हाँ, ये ला ब्लू वाइट सिलेक्शन, मतलब सिंगल स्टेप प्रोसेस, ये ब्लू वाइट सिलेक्शन इधर ऊपर, लैक्सेट जीन एनकोड फॉर एंजाइम बीटा गैलेक्टोसाइडेज, यहाँ पे बीटा गैलेक्टोसाइडेज वो बोल दिया है, वरना ये बीटा गैलेक्टोसाइडेज क्या है, प्रोडक्ट है। एंजाइम एक्ट करता है सबस्टेज जिसका नाम है एक्सकल, और प्रोड्यूस करता है ब्लू कलर प्रोडक्ट, और ये ब्लू कलर प्रोडक्ट क्या होता है, बीटा गैलेक्टोसाइडेज, ये बीटा गैलेक्टोस होता है, असल में बीटा गैलेक्टोसाइडेज क्या है, एंजाइम है। बीटा सही लिखा हूँ यहाँ पे, मैं असल में बोलने में वो हो गया, तो ये बीटा गैलेक्टोसाइडेज क्या है, एंजाइम है। तो पीछे भी सुधारना पड़ेगा, पहले पीछे ही सुधारते हैं, कई बार फंबल हो जाता है यार, ठीक है, ये है। तो बीटा गैलेक्टोसाइडेज नहीं देता, ये क्या देता है, बीटा गैलेक्टोसाइड देता है, ये क्या देता है, बीटा गैलेक्टोसाइड। अरे क्या हुआ, क्या हुआ, कहाँ से वो कैसे उड़ा, इला इला, ये ये हुआ, तो ये क्या देता है, बीटा गैलेक्टोसाइड देता है,
गैलेक्टोसाइड। और बीटा गैलेक्टोसाइड क्या देता है? ब्लू कलर देता है। क्या देता है? ब्लू कलर देता है। ब्लू कलर देता है, हाँ कि ना? बीटा गैलेक्टोसाइड ब्लू कलर देता है। एंजाइम का नाम क्या है? एंजाइम का नाम बीटा गैलेक्टोसाइडेज है। एंजाइम का नाम बीटा गैलेक्टोसाइडेज है। गैलेक्टोसाइडेज है। एंजाइम का नाम बीटा गैलेक्टोसाइडेज है, हाँ कि ना? एंजाइम का नाम बीटा गैलेक्टोसाइडेज है। और प्रोडक्ट क्या है? बीटा गैलेक्टोसाइड, हाँ कि ना? हाँ कि ना? यस सर। ठीक है, तो थोड़ा सा गलती होता है कई बार। तो और यहाँ पे ब्लू कलर प्रोडक्ट क्या है? ब्लू कलर प्रोडक्ट है बीटा गैलेक्टोसाइड। ब्लू कलर प्रोडक्ट क्या है? बीटा गैलेक्टोसाइड। यहाँ पे सिर्फ गैलेक्ट लिख दे रहा हूँ, तो साइड आप लिख लेना, साइड हो गया बस। बीटा गैलेक्टोसाइड। अब ये बीटा गैलेक्टोसाइड क्या देता है? ब्लू कलर। तो प्लाज्मिड का मैप क्या है? उसमें क्या है? एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन, ओलिसाइट है और लैक्जेट जीन है, हाँ कि ना? लैक्जेट जीन में लैक्टेशन एंजाइम किसके किसके? इको आर1 थे, बैम एच1 थे और सेल 1 के, हाँ कि ना? ये एनसीईआरटी में नहीं है, ये बात याद रखना। ये लैक्टेशन एंजाइम किसके किसके, ये इंफॉर्मेशन एनसीईआरटी में नहीं है। ठीक है, तो कल्चर में क्या जाएगा? एम्पिसिलिन जाएगा, यानी कल्चर में एम्पिसिलिन जाएगा और कौन जाएगा? सबस्ट्रेट एक्सकल जाएगा। ठीक है, तो कल्चर में जब जाएगा तो कल्चर में कौन प्रेजेंट है? ट्रांसफॉर्मेंट और नॉन ट्रांसफॉर्मेंट। ट्रांसफॉर्मेंट में रिकॉम्बिनेंट और नॉन रिकॉम्बिनेंट, हाँ कि ना? तो नॉन रिकॉम्बिनेंट तो ब्लू कलर दे दिया तो वो पता चल गया। पर वाइट जो है इसमें दो पॉसिबिलिटी है, ट्रांसफॉर्मेंट यानी रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफॉर्मेंट और नॉन ट्रांसफॉर्मेंट थी। तो इसमें क्या डालेंगे? अब इसमें एम्पीसिलिन के कारण जो ये नॉन ट्रांसफॉर्मेंट है ये हो जाएगा, ये मर जाएगा। तो अल्लो तो ये मिल जाएगा, कौन? रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफॉर्मेंट। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही बस। और फिर जो क्लोनिन साइट है और वो बाद में यानी अगले लेक्चर में करते हैं। और दूसरी बात, 7 से 8 लेक्चर लगेंगे, ठीक है? अच्छे से पढ़ना है एकदम बेसिक से, हो जाएगा। 3-4 लेक्चर ही और बचा है, तो 7 से 8 लेक्चर ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है? तो जय हिंद। हमने देश से प्यार कीजिए, अपने फौजियों का सम्मान कीजिए, अपने टीचर की रिस्पेक्ट कीजिए, अपने पेरेंट्स का सम्मान कीजिए, ठीक है? उन्हें भगवान की तरह पूजिए और अपने धर्म का पालन कीजिए। जय श्री राम, हर हर महादेव, जय प्रभु श्री राम।